ठीक, चलिए देखिए बचे हुए क्वेश्चंस 2024 के पेपर के जो नीट के बायो के क्वेश्चंस थे 20 तक हम लोगों ने लगा दिए थे फर्स्ट पार्ट में। अब सेकंड पार्ट में शुरू करते हैं यहां से 21st क्वेश्चन। व्हाट इज द फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट व्हिच इज ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं कोई एक एलियन ऑर्गेनिज्म है, ठीक, इस एलियन ऑर्गेनिज्म में आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया था। मान लीजिए इंसुलिन का जीन था, आपने निकाल लिया, इंसुलिन की चेन ए का जीन निकाल लिया। अब इसको आपने डाल दिया डायरेक्ट बिना किसी वेक्टर का यूज किए हुए, यानी कि आपने कोई ये नहीं लगाया था इसमें, आपने सीधा सीधा उठाया इसको और डाल दिया किसके अंदर, इसके अंदर, ठीक। अब जब होस्ट में ये चला जाएगा अगर मान लीजिए, तब क्या होगा, कह रहा है इसका भाग्य क्या होगा, फेट क्या होगा। The piece of DNA would be able to multiply itself independently in the progeny cells of the organism। कह रहे हैं कि ये पीस जो है डीएनए का अपने आप रेप्लिकेट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा अपने आप किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं कर सकता। एनसीईआरटी की साफ साफ लाइन है कि कोई भी डीएनए इंडिविजुअल अलग कहीं जो है वो नहीं कर सकता बिना ओआरआई के और बिना एंजाइम्स के। तो ये तो ना होने वाला, पहला तो ऑप्शन हो गया गलत। दूसरी बात कहते हैं इट मे गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट। हाँ, ये हो सकता है कि कोई साइट ऐसी हो जहां पे ये जाके लिंक कर जाए। अगर इंटीग्रेट हो गया तब फिर ये रेप्लिकेट भी कर सकता है, अपने जैसे बना भी सकता है, ठीक। तो ये दूसरा पॉइंट मे भी, मे लगा हुआ है ना, मे से ये पॉइंट करेक्शन की तरफ जा रहा है। इट मे मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए। हाँ, जब ये इसके साथ इंटीग्रेट हो गया तो ये मल्टीप्लाई भी करेगा और जब ये आगे डिवाइड करेगा तो ये इनहेरिटेड भी होगा, दूसरे के अंदर भी पहुंच जाएगा। ये पॉइंट भी सही हो गया क्योंकि मे लगा हुआ है, ठीक। द एलियन पीस ऑफ डीएनए इज नॉट एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। तो ये बात तो सही है, नहीं है, नहीं है, ये नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, ये इंटीग्रल पार्ट नहीं है। ये हो गई बात गलत क्योंकि ये तो अभी हो गया, ठीक। इट शोज एबिलिटी टू रेप्लिकेट। अब यहां पे तो कर रहा था, वो जुड़ने के बाद कर रहा है, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। तो आंसर क्या जाएगा, बी एंड सी, क्योंकि ये बिल्कुल मे का यूज ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये हो जाएगा गलत और यहां हो गया ये वाला सही। बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सीड विच इज गिवन इन फिगर विच इज, क्या लिखा है, रूट है। हाँ, कह रहा है पहचान कीजिए जो बीज के अंकुरित होने पर जड़ को बनाता है। सी ऑप्शन इसका, सी है, ठीक है, जिसकी डेस्टिनी क्या है, जो क्या बना है, रूट को बना है जब जर्मिनेट करे, और ये एक सीड का पार्ट दिया हुआ है। देखिए आप लोगों ने मोनोकॉट और डाइकॉट दो सीड पढ़े, ये किस सीड की बात हो रही है, मोनोकॉट, ये मोनोकॉट सीड की बात हो रही है। चलिए इसका थोड़ा सा लेवलिंग कर लेते हैं। ये जो इसकी बाहर एक लेयर है, ठीक, इसके अंदर ये एक लेयर है, इस लेयर को कह देते हैं, ये प्रोटीन की लेयर है, एल्यूरॉन लेयर कहलाती है, ठीक है। और एल्यूरॉन लेयर के अंदर जो पार्ट है उसे क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म। अब यहीं पे एक पॉइंट और देखते हैं एंडोस्पर्म का। एंडोस्पर्म मोनोकॉट और डाइकॉट में कैसे कैसे होते हैं, एन बताइए कितने एन, सॉरी मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में तो होते हैं 3n कंडीशन है। जिम्नोस्पर्म में यस जिम्नोस्पर्म में n कंडीशन होती है, ठीक है। हैप्लॉइड होते हैं, यहाँ ट्रिप्लॉइड होते हैं, ट्रिपल फ्यूजन के बाद बनते हैं, ठीक है। समझ में आ रही, एंडोस्पर्म कैसे बनता है, आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, एक मेल गैमीट और दो पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल में दो, एक सेंट्रल सेल के अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से जो बनेगा वो आगे बनाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, उसे कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और उससे एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म भी दो तरीके के होते हैं, हेलोबियल होता है और दूसरा न्यूक्लियर होता है। न्यूक्लियर और हेलोबियल दोनों किस में मिलेंगे, कोकोनट में मिलेंगे। तो कोकोनट का एंडोस्पर्म है, जिसको आप कोकोनट का वाटर है वो कौन सा है, वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। और कोकोनट का जो व्हाइट वाला पार्ट है, व्हाइट कर्नल जिसे बोलते हैं, वो क्या है, वो है तुम्हारा सेलुलर, और दोनों मिक्स जो होते हैं उन्हें बोलते हैं, वो हेलोबियल है, ठीक है। तो आपका इसमें दोनों मिल जाते हैं, सेलुलर मिल जाता है, हेलोबियल, ठीक, उसे हेलोबियल कहते हैं। अब जिम्नोस्पर्म में आपने समझ लिया ये हैप्लॉइड होता है और बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, ठीक है। और एंजियोस्पर्म में ये ट्रिप्लॉइड होता है और आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है, ट्रिपल फ्यूजन के बाद बनता है। क्लियर है, कोई बात इसमें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे आते हैं।
अब ये वाला पार्ट जो होता है इसे कहते हैं स्क्यूटेलम, ठीक है, ये हो गया स्क्यूटेलम। सर, और यही एक सिंगल कॉटिलिडन को ही कॉटिलिडन, यस, ये सिंगल कॉटिलिडन है, इसी को ही हम स्क्यूटेलम बोलते हैं। अब आ जाती है यहाँ इसकी एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस जो होती है वो साइड में शिफ्ट कर जाती है। जी। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस जो बी बना है ये क्या है, कोलियोटाइड। जो सी बना है वो क्या है, कोलियोराइजा। प्लूम्यूल और वो रेडिकल, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, बी प्लूम्यूल बी प्लूम्यूल और सी जो है वो रेडिकल है, और इसके ऊपर कोलियोटाइड, कोलियोटाइड की कवरिंग बी हो गई। प्लूम्यूल हो गया और सी हो गया रेडिकल। और प्लूम्यूल को कवर करने वाला प्रोटेक्टिव शीट कोलियोटाइल, और रेडिकल को कोलियोराइजा, और रेडिकल को कोलियोटाइड। कोलियोराइजा, डी वाला कोलियोराइजा। अब पूछ रहा है कि भाई आगे फ्यूचर में क्या बनेगा, तो फ्यूचर में प्लूम्यूल क्या बनाता है, स्टेम बनाता है, रेडिकल क्या बनाता है, रूट बनाता है। क्लियर हो गई मेरी बात? Yes, sir. तो अब आप यहां ये बनाएगा स्टेम और ये हो गया रूट। अब क्वेश्चन आया, इसमें आंसर कह रहा है कि कौन चित्र में दिखाए गए बीज के उस भाग की पहचान कीजिए जो बीज के अंकुरण होने पर जड़ को बनाता है। इसमें से कौन जड़ बनाएगा, रेडिकल रूट बना रहा है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, सी। इसमें वैसे लेबलिंग उसको वहां पे देनी चाहिए। थोड़ी लेबलिंग में मिस्टेक होगी, क्या बट आंसर सही। आंसर जो है वो सी जाएगा, इसका सी पार्ट ये है, Four। ठीक है, 4 है इसका आंसर। क्लियर है? यस यस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखिए, इस सीड से रिलेटेड सारी बातें हो गई। यहीं पे एक और बात आती है, एंडोस्पर्म अगर बचा रहता है तो उसे कह देते हैं एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड। एग्जांपल आप बताएंगे? हमने कैस्टर कैस्टर हो गया, कैस्टर, इसमें कैस्टर आ गया। और मस्टर्ड। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड इसमें में हमारा ग्राउंड नट हो गया, बी हो गई। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया सी बात है, अच्छा क्वेश्चन कह रहा है मैच करना है आपको दो या मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, टू और मोर अल्टरनेटिव, एक जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म, Allele। कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या कहलाते हैं ये, एलील्स कहलाते हैं। एक जीन के ये दो क्या होते हैं बेटा, Allele। एलील्स होते हैं। क्लियर है? यस सर। समझ में आई बात? दूसरा, क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, ये टेस्ट test क्रॉस। क्रॉस है। होमोजाइगस रिसेसिव से करा दोगे तो टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस। और एनी ऑफ द पेरेंट अगर कराओगे तो इसे Back कह देंगे cross। बैक क्रॉस। हाँ। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेट हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, प्लॉइडी कहलाती है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? लास्ट वाला है ठीक है, ऑप्शन इसका क्या जाएगा, 4। क्लियर है? सीन समझ में आ गया? देखिए बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या होता है एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। आपने कहा कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैसे बना था, कैपिटल टी स्मॉल टी के क्रॉस से ये बन गया था। ठीक, अब इस F1 प्रोजेनी का हम अगर इसके डबल रिसेसिव से करा रहे हैं तो या डबल डोमिनेंट से करा रहे हैं, किसी से भी कराएंगे तो बैक क्रॉस, अगर स्पेशली हम रिसेसिव से करा रहे हैं तो Test उसे cross। टेस्ट क्रॉस कहेंगे। ठीक है, यस। और अगर हम इसी को फिर से अगर और सिंप्लीफाई करें तो अगर डोमिनेंट से करा रहे हैं, डबल डोमिनेंट से, तो उसे कहते हैं आउट क्रॉस, यानी कि बैक क्रॉस हुआ कोई भी, इनमें से कोई भी क्रॉस बैक क्रॉस है। अगर डोमिनेंट से करा रहे हैं, कैपिटल टी वाले से करा रहे हैं तो इसे कह देते हैं आउट क्रॉस, और अगर स्मॉल टी वाले से करा देते हैं तो क्या करते हैं, Test cross। टेस्ट क्रॉस। अब क्वेश्चन आता है टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं? तो उसके वो हाँ, जानने के लिए। इसका गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर या जीनोटाइप जानने के लिए, इसका जीनोटाइप क्या है, ठीक है, इसका जीनोटाइप यानी कैपिटल टी स्मॉल टी है, उसको जानने के लिए जो क्रॉस करा जाता है उसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। और 2025 के में हम बता चुके हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है। देखिए कितनी आसानी से फ्लिप कर देते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन वही रहते हैं, साल बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। द फ्लावर ऑफ वेरियस नेरियम। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इसमें आपका देखिए आया है पॉलिनेशन के ऊपर, ये क्वेश्चन है पॉलिनेशन के ऊपर। ठीक है, वेलिस नेरियम, ठीक, मोस्ट वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज, हाइड्रोफाइट्स, इसके ऊपर थोड़ी सी कर लेते हैं चर्चा, पॉलिनेशन के ऊपर कर लेते हैं थोड़ी चर्चा, थोड़ा लंबा खींचते हैं इसको। पॉलिनेशन क्या होता है, कैसे होता है? देखिए पॉलिनेशन जो है, पॉलिनेशन का मतलब हुआ, एजेंट्स के थ्रू होता है। हाँ, पॉलिनेशन का मतलब हुआ मेल गैमीट्स जो हैं
उसको फीमेल रिसेप्टिकल तक ले जाना, यानी कि पॉलन ग्रेन को एंथर स्टिग्मा तक ले जाने का जो प्रोसेस है, एंथर से स्टिग्मा तक ले जाने का प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। अब पॉलिनेशन के लिए एजेंट्स होते हैं जिन्हें कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ये दो तरीके के हो सकते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। ठीक, एबायोटिक अगर हो रहा है तो उसे किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉफिट नहीं चाहिए, लेकिन अगर बायोटिक हो रहा है तब उसे चाहिए रिवॉर्ड्स। बायोटिक अगर हो रहा है तो उसे क्या चाहिए? रिवॉर्ड्स। अब बायोटिक में मेन क्या होते हैं? मेन एजेंट वो होते हैं जैसे कि आपकी हो गई हनी बी हो गई, इंसेक्ट्स, बैट्स हो गए, बर्ड्स हो गई, स्नेल्स हो गए, ठीक है, एंड्स हो गई। ये सब ही आपके पॉलिनेशन के लिए होते हैं। कहीं कहीं पे कह रहे हैं कि हाथी भी करा देता है, जबकि वो थोड़ा सा अब्रप्ट सी बात है, हाथी करा देता है। इसके अलावा रेफ्लिशिया फ्लावर में कह देते हैं हाथी कराता है, लेकिन ऐसा बड़ा है फ्लावर है नहीं। ना? हाँ, रेफ्लिशिया सबसे बड़ा है, 6 फीट लंबा होता है, लेकिन कोई उसकी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपकी जीको होती है, लिजार्ड्स करा देती है, ठीक है, लीमर्स करा देते हैं, ठीक, एनिमल्स भी कराते हैं, स्नेक्स करा लेते हैं, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं, तो पॉलिनेशन तो हो गया, ये तुम्हारे जो रिवॉर्ड्स ले रहे हैं। रिवॉर्ड्स किसको चाहिए? अब क्वेश्चन आया रिवॉर्ड्स किसको चाहिए? जो पानी के थ्रू नहीं करा पाएंगे, जो एयर के थ्रू नहीं करा पाएंगे, उन्हें चाहिए है रिवॉर्ड्स। वो कहेंगे नहीं साहब हमारे इंसेक्ट ही कराएगा, तो इंसेक्ट को कुछ दे दो ताकि वो करा दे हमारा पॉलिनेशन। ठीक, अब बात आती है यहाँ पे कि 2 तरीके का हो गया पॉलिनेशन। एक तो 3 तरीके का, कौन सा? बायोटिक, नहीं, ऑटोगेमी, हाँ, जीटोनोगेमी और जीनोगेमी। जीनोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब हुआ एक फ्लावर से अपने ही फ्लावर पे आ गया। जीटोनोगेमी का मतलब हो गया एक प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे चला जाना। और जीनोगेमी का मतलब हुआ अलग अलग फ्लावर पे चले जाएंगे। ये एक स्पेशल केस कहलाता है। ये क्या है? इट इज अ टाइप, ये क्या होता है? ये नहीं, ये फंक्शनली क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन है और जेनेटिकली क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन है, ऑटोगेमी की तरह। ठीक है, यानी फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन होगा और जेनेटिकली ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक, अब बात आती है बायोटिक और एबायोटिक की, कि पॉलिनेशन में यहाँ पे कितनी तरीके से कर सकते हैं पॉलिनेशन। तो देखिए, आपने कहा अगर एबायोटिक की बात करी जाती है तो जैसे विंड हो गई और वाटर हो गया, ये एबायोटिक कंपोनेंट हो गया, विंड वाटर। अगर विंड और वाटर है तब यहाँ पे पानी के थ्रू होंगे हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, वाटर वाले में क्या आ जाएंगे? हाइड्रोफाइट्स आ जाएंगे। अब हाइड्रोफाइट्स भी बदल गए, कुछ ये भी वाटर कुछ सरफेस पे होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी जड़ें तो अंदर होती हैं लेकिन उनका फूल ऊपर है। ठीक है, यानी वाटर लिली और वाटर हाइसेंथ। ठीक, इसमें 2 नाम आ जाएंगे, वाटर लिली और वाटर हाइसेंथ। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हम बता रहे हैं, वाटर लिली और वाटर हाइसेंथ। ये क्वेश्चन आ चुका है पिछले नीट में कि आपका इसमें कैसा होता है, इसमें या तो विंड के थ्रू हो सकता है या इंसेक्ट के थ्रू होता है। वाटर लिली और वाटर हाइसेंथ में है ये हाइड्रोफाइट्स ही, लेकिन फिर भी इनमें इंसेक्ट या विंड के थ्रू होगा। दूसरे आते हैं इसकी कैटेगरी, वो जो कैसे है? वेलिस्नेरिया, एक स्पेशल आता है वेलिस्नेरिया। दूसरा और वेलिस्नेरिया जो है इसका स्पेशल केस है। इसमें फीमेल का तो जो अच्छा, हाँ, फीमेल ऊपर रहता है, इसमें फीमेल फ्लावर जो है वो डेवलप होके आ जाता है ऊपर सरफेस पे, और मेल फ्लावर जो होता है वो अंदर रहता है पानी के। मेल फ्लावर जब पूरा डेवलप हो जाता है तो ये पैसिवली वाटर करंट के थ्रू ऊपर जाता है और तब फिर ये मूव करता हुआ जाता है और यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। यानी इसमें फीमेल फ्लावर ऊपर होगा, मेल फ्लावर डेवलप करके ऊपर जाएगा और तब फर्टिलाइजेशन होगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक केस है वेलिस्नेरिया का। अब आ जाता है अंडरग्राउंड वाले, सबमर्ज्ड, जिन्हें कहते हैं ज़ूस्टेरा सीग्रास। इसमें रिबन शेप बनाते हैं, म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है इनके ऊपर और लॉन्ग होते हैं थोड़े। हाँ, अब इनमें क्या होता है, ये पानी के अंदर है, दोनों फूल ये पानी के अंदर है। तब क्या होगा? तब इसमें मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर में जाने के लिए पॉलन ग्रेन को कैसा होना पड़ेगा? तैरता हुआ चला जाए। तैरने के लिए सरफेस एरिया बढ़ाएगा, रिबन शेप हो जाएगा। कैसा है बेटा? रिबन शेप। याद रखेंगे इसे, ये हो गया रिबन शेप। दूसरा, ये डूबे ना तो इसके ऊपर म्यूसिलेजिनस शीट होती है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है ताकि ये सिंक ना करे, डूबे ना हो। हाँ, और तो आसानी से चला जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात? ये कहाँ की बात थी? पानी की। अब आते हैं हवा की, विंड वाले की। जब विंड वाले में आएंगे
तो वेल एक्सपोज एंथर और स्टिग्मा होगा, लाइक इन मेज। ठीक है, जैसे मेज में आपको मिलता है, कॉर्न कॉब और टेसल। नॉन स्टिकी होंगे हाँ, और इसके पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो बहुत नॉन ज्यादा स्टिकी होते हैं, बनाए जाते हैं। हल्के होते हैं, ज्यादा अमाउंट में होते हैं, ठीक है। फेजरी भी हो सकते हैं। हाँ, फेजरी वो भी, भी। बिल्कुल। अब इन दोनों की कंडीशन क्या रहती है, इन दोनों में ही जो प्लांट है वो कलरफुल नहीं होगा। प्लांट कैसा होगा, वो कलरफुल नहीं होगा, व्हाइट कलर के हो सकते ना ही हैं। नेक्टर, हाँ, ना ही वो नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे, ना ही कोई रिवॉर्ड देंगे, क्योंकि इनमें रिवॉर्ड की जरूरत नहीं है। मेरी बात क्लियर हो गई यहाँ तक, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब आ जाते हैं एनिमल वाले में। जो एनिमल के थ्रू होता है, जैसे बर्ड्स के थ्रू हो रहा है, स्नेल के थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है, तब वहां चाहिए उन्हें रिवॉर्ड। क्या चाहिए बेटा, रिवॉर्ड। अब रिवॉर्ड क्या हो सकते हैं, पॉलन ग्रेन ले सकता है, नेक्टर ले सकता है, कलरफुल होगा वो फ्लावर, हाँ, ठीक है। वो egg कैसा laying- होगा, हाँ, egg laying के लिए- कलरफुल होगा। एग लेइंग, जैसे एग लेइंग के लिए कौन आता है, एमॉर्फोफिलस। एमॉर्फोफिलस जो है वो फ्लावर इतना ऊंचा होता है, उस पर आसानी से वो एग ले कर सकता है, ठीक। इसके अलावा एक और आती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आती है, हाँ, यक्का और मॉथ कहा जाता है कि वो मॉथ जो है वो यक्का के अंदर जाके पॉपुलेशन के स्यूडो कॉपुलेशन कहा जाता है। यस, ऑर्चिड जो है वो स्यूडो कॉपुलेशन यूज करता है, जिसका नाम है ओफेरस, एक स्पेशल केस है ऑर्चिड का, ठीक है, ओफायरस। तो ये कंडीशन आ गई, क्लियर है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। हम लोगों ने थियरी पूरी पढ़ ली, अब फटाफट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये कह रहे हैं करेक्ट आपको बताना है स्टेटमेंट को। द फ्लावर ऑफ वेलिस्नेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। क्या कलरफुल होता है और नेक्टर को प्रोड्यूस करता है वेलिस्नेरिया? नहीं, अभी तो देखा हम लोगों ने। द फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर। सही है, बिल्कुल सही बात है। अभी तुमने कहा वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ, वो तो इंसेक्ट या विंड के थ्रू होंगे। Most of the water pollinated species, the plant pollen grain are protected from wetting. हाँ सही। वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज में बिल्कुल सही बात है, अभी बताया म्यूसिलेजिनस शीथ है वेटिंग से बचने के लिए। पॉलन ग्रेन ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक, बिल्कुल सही बात है। इन सम हाइड्रोफाइट्स द पॉलन ग्रेन्स आर कैरीड पैसिवली इनसाइड वाटर, ये भी सही, बिल्कुल सही है, पैसिवली तो जाते हैं। ऑप्शन ए होगा। तो इसका क्या जाएगा, ए ही नहीं है, बाकी सारे हैं, तो बी सी डी ई ओनली, क्लियर। सर यस, आपने वो थ्योरी इस बार नीचे नहीं है, थ्योरी इसमें नहीं है, एनसीईआरटी में आप देख सकते हो, एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, मिलेगी थ्योरी, अभी मिलेगी, बहुत सारी चीजों में थ्योरी देंगे, ठीक है। जैसे आ गई है थ्योरी। आगे आते हैं, कह रहे हैं इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। देखिए 2024 का भी है और 2025 में भी आप पढ़ चुके हैं इसको। इनहिबिशन है इसका। देखिए इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, देखिए क्या होता है, एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम्स का एक्शन तो आपको पता ही है कैसे होता है, हमने आपको कई बार एंजाइम के बारे में बताया, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। इस बार भी नीट में देखिएगा आप, एंजाइम से रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो आप पकड़ के चलिएगा एंजाइम को। अब जरा बेटा देखो एंजाइम की थोड़ा एक्शन देखो। एंजाइम क्या करता है, एंजाइम एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपका रिएक्शन आसानी से हो जाए और एक्टिवेशन एनर्जी कम यूज हो। क्या करता है एंजाइम, सबस्ट्रेट लेता है, S1 ले लिया, सबस्ट्रेट ले लिया, S2 ले लिया, ठीक है। पहले आपके ये दो सबस्ट्रेट थे, ये दोनों एंजाइम के साथ में चिपक जाएंगे यहाँ पे आके, ठीक है, ये साइड पे। क्या यहाँ पे इस तरीके का सबस्ट्रेट आके चिपक सकता है, बोलो? नहीं सर, नहीं। ये वाला नहीं चिपक सकता क्योंकि इसकी साइड ये इस तरीके की है। समझ में आई बात या नहीं? तो ये यहाँ पे आएंगे और इसके अंदर आके बैठ जाएंगे, और ये साइट अपनी S2 और ये S1 हो गया, यानी ये हो गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये था एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ये हो गया एंजाइम, ये हो गया सबस्ट्रेट। तो अब क्या बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। इसके बाद ये सबस्ट्रेट जो थे ये प्रोडक्ट में बदल देगा, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम है, ये प्रोडक्ट में बदल जाएंगे। जब ये प्रोडक्ट में बदल जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब ये प्रोडक्ट बन गया, P1 और P2 प्रोडक्ट बन गए, तो इसे कहते हैं कि एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स जी, क्लियर है। अब ये एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, क्लियर है मेरे बच्चा? देखिए कोई इनहिबिटर आता है, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कोई दिक्कत, बहुत इजी बात। अब क्या होता है, यहां पे अगर कोई S2 के जैसा ही आ जाए शैतान बच्चा, लेकिन वो S2 से पहले आके इस जगह को ऑक्युपाई कर ले, तो यहाँ S2 नहीं आ पाएगा और ये जगह घिर जाएगी। तो क्या ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल पाएगा? ये नहीं बदल पाएगा। इस तरीके का इनहिबिशन कहलाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। और यहां सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के केस में आप में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है, जो मेलोनेट कराता है। कौन कराएगा?
मेलोनेट। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस आपको कहाँ मिला था? हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, माइटोकॉन्ड्रिया, इनर Gold, मेम्ब्रेन। inner. ठीक है, समझ में आ गई बात है नहीं? यस सर। और इसका काम क्या था? सक्सिनिक एसिड को हाँ, मैलिक एसिड में, नहीं रुकिए, सक्सिनेट को फ्यूमेरिक एसिड में बदलना। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स थर्ड है 2 था। सेकंड सेकंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस Second कॉम्प्लेक्स जो था, सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, साइटोक्रोम BC1 तो थर्ड वाला वो थर्ड था। यस, होता अब वो third अब position यहाँ पे। पे फिलहाल अब इसका आंसर क्या जाएगा? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। क्लियर है Yes. बच्चा? बात समझ में आई या नहीं? यस सर। यार एंजाइम के ऊपर तो काफी लंबे लेक्चर अपने हो चुके हैं। 2025 के अगर पेपर में आप जाके देखिए, वहां सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी हमने यहाँ पे एक छोटा सा इसका दे दिया है। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज आल्सो सेंसिटिव to the presence of specific chemicals that bind to the enzyme when the binding of chemicals shuts off enzyme activity। जैसे उसने bind किया, उसने shut off कर दी एक्टिविटी को, इसे कहते हैं inhibition and the chemical is called inhibitor। तो मेलोनेट यहाँ पे क्या है? inhibitor है। When inhibitor closely resembles the substrate molecule, वो वहां जाके बैठ जाएगा और उसकी एक्टिविटी को बंद कर देगा, इसे कहते हैं competitive inhibitor। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। Succinate dehydrogenase by malonate which closely resemble the substrate succinate in the structure. Such inhibition is called control bacteria। ये किसके लिए यूज करते हैं? Such competitive inhibition are often used in control of bacterial pathogens। याद रखिएगा, अब ये तो क्वेश्चन आ गए, वो पूछ सकता है कि बैक्टीरियल पैथोजेंस को बचाने के लिए किस तरीके का इनहिबिशन यूज करा जा रहा है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। सक्सिनेट मेलोनेट एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस को मेलोनेट चेक कर रहा है। समझ में आई बात या नहीं? आ गई बात? ठीक। कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करता है बेटा? कार्बोनिक एसिड CO2 को वो उसमें मोनोऑक्साइड वो क्या होता है, उसको तोड़ता है। तोड़ता नहीं, बनाता है। कार्बोनिक हम लोगों को ट्रांसफर नहीं करना है एनहाइड्रेस। मॉलिक्यूल रिएक्शन को बहुत ज्यादा फास्ट कर देता है। यस, क्या करता है? CO2 जब हमारे ब्लड में मिल रही होती है तो उसको वाटर से मिला देता है और H2CO3 और बनाता है। H2CO3 बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, इसी में और ये इसमें ब्रेक डाउन ट्रांसफर करता है H+ H और positive और HCO3 माइनस में। समझ में आई बात? ये कहाँ मिलेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस? हमारे आरबीसी के अंदर मिलेगा। 6 लाख गुना तेज कर देता है 70 to 80% रिएक्शन इसमें को। ट्रांसफर होता है। यस, समझ में आई बात? यस 70% कार्बन डाइऑक्साइड HCO3 माइनस के फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होता है। चलिए, लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड। देखिए भाई साहब, हम लोगों ने जब बायोलॉजी में पढ़ा, क्या पढ़ा था? बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो वहां पे उन्होंने बताया IUCN नाम की एक संस्था है जिसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, 2004 का उन्होंने पूरा हवाला देते हुए सारी बातें करी हैं। रेड डेटा बुक बनाई। उस रेड डेटा बुक में करीब 11 कैटेगरीज रखी थी कि कौन सी थ्रेटेंड है, कौन सी इंडेंजर्ड है, कौन सी एक्सटिंक्ट है, कौन सी रिसेंटली चली गई है। ये इस तरीके के सारे नाम उन्होंने दिए थे। तो ये IUCN ने करा था, इंडेंजर्ड स्पीसीज का पूरा एक लिस्ट बनाई थी, उसे कहते हैं रेड डेटा बुक। 2004 का डेटा आपके एनसीईआरटी में दिया। चल आगे बढ़े। यस सर। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट। बहुत ही बढ़िया, बीटी टॉक्सिन के ऊपर है। कह रहे बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोडेड बाय जीन CRY1AC। करेक्ट है सर। ठीक है। सही। दूसरा कह रहा है स्टेटमेंट सेकंड है, बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन इन Bacillus thuringiensis। However, after ingestion by the insect, the inactive protoxin get converted into active form एसिडिक pH due to acidic pH नहीं अल्कलाइन सर, pH होती है। of Alkaline pH insect होता gut। है। पहले सही है। चल। दूसरी तरफ। देखिए, Bacillus thuringiensis के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, है ना? नेचुरल हम लोग जो है क्या करते हैं कि ये बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं इसलिए कि पेस्टिसाइड्स ना हम लोगों को यूज करना पड़े। तो ये नेचुरल केरल की तरह काम करता है इंसेक्ट का। Bacillus thuringiensis 3 ग्रुप के ऊपर काम करता है। कौन कौन से हैं? कोलियोप्टेरा। इंसेक्ट के 3 ग्रुप हैं, कोलियोप्टेरा, डिप्टेरा और लेपिडोप्टेरा। ये 3 ग्रुप के ऊपर काम करता है Bacillus thuringiensis। कैसे काम करता है? Bacillus thuringiensis जो होता है, इसके अंदर एक प्रोटीन होता है क्राई जीन, वही प्रोटीन बना रहा है क्राई प्रोटीन, जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है।
लेकिन अगर कोई इंसेक्ट इसे खा लेता है, वही स्पेसिफिक 3 ग्रुप हैं, लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा और डिप्टेरा, ठीक है, कॉटन बॉल वॉर्म्स, आर्मी वॉर्म्स, टोबैको बड वॉर्म्स, ये सब अगर इसको खा लेते हैं, कॉर्न बोरर, अब इसे खा लिया, खाने के बाद क्या होता है कि जब ये उनकी इंटेस्टाइन में जाता है तो गट जो होती है, जिसे कहते हैं मिड गट, क्योंकि इंसेक्ट की जो गट होती है फोरगट, मिड गट और हाइंड गट होती है ना, आपने कॉकरोच में पढ़ा, फोरगट, मिड गट और हाइंड गट होती है। मिड गट कहां पे होती है? जब ऊपर हिपैटिक सीकी और नीचे मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स के बीच का जो पार्ट होता है उसे मिड गट बोलते हैं। याद है हिपैटिक सीकी कितने होते हैं? 12 से 12 पेयर, ठीक है, 12 होते हैं, और 100 से लेके 150 वो माइक्रो हाँ मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। मल्पीजियन कैप्सूल कहाँ मिलता है? हम लोग में कहाँ? अब वुमेन्स कैप्सूल हाँ, ब्रोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के नेफ्रॉन के बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिलाकर ब्रोमेंस मल्पीजियन कैप्सूल बोलते हैं। फिलहाल अब हम लोग वापस आते हैं, इंसेक्ट की जो मिडगट होती है वो एल्कलाइन पीएच की होती है, एल्कलाइन पीएच यानी कि बेसिक पीएच की होती है। जब ये क्राई प्रोटीन को इंसेक्ट ने खाया था, और ये क्राई प्रोटीन कहाँ था? बैसिलस thuringiensis के अंदर। जब बैसिलस thuringiensis को खाया उसने, बीटी उसको जब खाया तो उसके अंदर से क्राई प्रोटीन उसके इंसेक्ट के अंदर गया, और कहां गया? उसकी गट में गया, और मिड गट में वो एक्टिव फॉर्म में आ गया, और उसने मिड गट में परफोरेशन कर दिया, जिससे वो स्वेलिंग हो गई, वाटर अंदर आ गया और वो फट गया, बर्स्ट हो गया और मर गया इंसेक्ट। तो नेचुरली इंसेक्ट मर गया और हमारा प्लांट बच गया, ठीक है। अब इसके लिए जो अलग अलग जीन होते हैं वो अलग अलग प्लांट्स के साथ में मिलाए गए और उनको बीटी नाम दे दिया गया है, बैसिलस thuringiensis से ही नाम निकाला गया बीटी। तो बैसिलस thuringiensis यानी बीटी की शॉर्ट फॉर्म है। बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड बीन एक्सपोज्ड टू प्लांट्स टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस ऑफ इंसेक्ट। ये हमारे एनसीईआरटी में 2 जगह लिखा हुआ मिलेगा। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी आपने देखा है कि बीटी के जो स्पोर्स होते हैं उनके सैशे बनाए जाते हैं और उन्हें छिड़क दिया जाता है। और दूसरा आप यहां देखेंगे कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसके जीन को डायरेक्ट उठा के मिला दे रहे हैं प्लांट से, और इस प्लांट को कहते थे बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, टोमेटो, पोटैटो और सोयाबीन, ऐसे प्लांट्स ये होते हैं बीटी। क्लियर है? अब जो ये हमारे 3 ग्रुप थे, कौन से? कोलियोप्टेरा, डिप्टेरा और लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा में आ जाते हैं टोबैको बडवॉर्म, आर्मी वॉर्म। कोलियोप्टेरा में आ जाते हैं बीटर्स, और डिप्टेरा में फ्लाइज और मॉस्किटो, ठीक है। हमने आपको बताया था लेपिडोप्टेरस वो होते हैं जो आपके वो होते हैं, नहीं जो बटरफ्लाई वाले लाइफ साइकिल पूरी करते हैं। कोलियोप्टेरा जिनके जो विंग्स होते हैं लेदरी होते हैं, और डिप्टेरा जिसमें 2 विंग्स होते हैं। जैसे इंसेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है 1 पेयर एंटीना, 2 पेयर विंग्स और 3 पेयर लेग्स, लेकिन यहां होते हैं सिर्फ 2 पेयर विंग होते हैं। तो बचे हुए 2 पेयर कहां जाते हैं? वो हाल्टर्स बना देते हैं, बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं। वेरी गुड। हाल्टर्स जो है वो विंग से तेज फड़फड़ाते हैं। आगे आते हैं तो कह रहे हैं कि अब इसमें करते क्या है, कैसे करते हैं इसको? तो ये एक इनएक्टिव क्रिस्टल फॉर्म बना रहा है, ठीक है। इंजेस्ट करेगा जब इंसेक्ट इनएक्टिव टॉक्सिन को, वो कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म में, ठीक है, ड्यू टू एल्केलाइन पीएच। वहां ऊपर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? एसिडिक पीएच आया है, तो ये तो उल्टी बात लिखी है, तो वो तो हो गया ऑप्शन गलत, ठीक है। और फोर्स कर देगा जिसकी वजह से खत्म हो जाएगा, स्वेलिंग होके। समझ में आई बात? अब इसमें स्पेसिफिक जीन की बात करी गई है, ये भी थोड़ा पकड़िएगा। जीन क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी कंट्रोल करते हैं कॉटन बॉल वॉर्म को, ठीक है, और क्राई फर्स्ट एबी करते हैं कॉर्न बोरर को। ये पॉइंट पकड़ने वाला है। किसके किसके लिए जीन कोड कर रहा है? फर्स्ट एसी और एबी किसके लिए? कॉटन बॉल वॉर्म के लिए, और फर्स्ट एबी किसके लिए? कॉर्न बोरर के लिए। क्लियर है? यस। अब इसके ऊपर आइए और आंसर बताइए। वो कह रहा है कि स्पेसिफिक ग्रुप है, कोड कर रहा है फर्स्ट एसी। पहली सही है, दूसरी गलत। ये तो पॉइंट सही हो गया, ठीक है। और ये गलत है। वो कह रहा है एसिडिक पीएच के ऊपर, नहीं, ये तो हो गया गलत। 4th ऑप्शन है इसका। तो आंसर क्या जाएगा इसका? 4। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 27 लेसिथिन। भाई साहब फॉस्फोलिपिड, हम आपको कई बार बता चुके हैं लेसिथिन। अब तो मजाक हो गया है, नीट के कुछ क्वेश्चन ऐसे आने लगे हैं जो रिपीट होते हैं बहुत तेजी से। आप अगर पढ़ेंगे लिपिड्स के बारे में तो ये फॉस्फोलिपिड है लेसिथिन। हमने आपको बताया 2013 में ये हमारे पेपर में आया था, 2013 में ये पेपर में आया था, ये डायग्राम, ठीक। लेसिथिन में क्या होता है?
देखिए लिपिड्स जो होते हैं, ठीक है, वो कैसे बन रहे हैं, वो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ठीक है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं। ग्लिसरॉल होता है CH2OH, CHOH और CH2OH, ठीक है। इसमें लग जाता है फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड फर्स्ट, फैटी एसिड सेकंड और फैटी एसिड 3, ठीक, समझ में आई। यहां जब 3 वाला फैटी एसिड है उसको देखिए जरा गौर से, उसमें ये फास्फोरस का कंपोनेंट लगा हुआ है, ये वाला, ठीक है, और उसके बाद एक ये लगा हुआ है। तो इस कंडीशन को कहते हैं फॉस्फोलिपिड लेसिथिन। अगर आपको ये पता करना है कि ये क्या है तो हमारा चैनल देखिए, बायो मॉलिक्यूल चैप्टर देखिए, वहां डिटेल देखिएगा इसकी, आपको पता चल जाएगा। तो ये क्या है, ये फॉस्फोरस लगा हुआ है, ऐसे लिपिड को कह दिया है फॉस्फोलिपिड। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक फ्लावर। देखिए एम्फोटेरिक और एम्फोटेरिक का मतलब नहीं, एक्टिनोमॉर्फिक, सॉरी एक्टिनोमॉर्फिक, एम्फोटेरिक तो अलग। एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब हुआ ये वाला, और जाइगोमॉर्फिक का मतलब हुआ ये, ठीक। तो ये एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल हो गया, यानी रेडियल सिमेट्री की बात हो रही है, ठीक है। आप जरा गौर से देखिए, इस चैप्टर के खास बात यही है कि आपके एग्जाम्पल्स उठा के देता है इस चैप्टर से। तो आप कोशिश करिए कि इसके सारे एग्जाम्पल्स रटे हुए हों। हम आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करके बोल दे रहे हैं। एनसीईआरटी के ही आते हैं और कई बार बता चुके हैं इनको हम, पिछले 2025 के पेपर में भी हमने 3-4 बार बताया है। यहाँ पे भी देख लीजिए। देखिए जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है जिसमें बाइलेटरल सिमेट्री है, एक बार कटेगा और उसका सिंबल ये होता है, ठीक है। वेल फ्लावर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स ओनली। इसका एग्जांपल आ जाता है क्या, बाई जाइगोमॉर्फिक का सारे उस लेग्यूम्स वाले आ जाते हैं नीचे, सोलेनेसी। जाइगोमॉर्फिक के पी, गुलमोहर, बीन, कैसिया। ये पी, गुलमोहर, बीन और कैसिया, ठीक है, ये जाइगोमॉर्फिक हो गया। और एक्टिनोमॉर्फिक वो होता है जो कई बार काटते रहो, जितनी बार काटो इक्वल हाफ में वो कटता चला जाए, जैसे मस्टर्ड, धतूरा और चिली। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब वो यही पूछ रहा है एक्टिनोमॉर्फिक कौन होगा। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब जो बार बार काट रहा है, बार बार कट रहा है, तो मस्टर्ड, धतूरा और चिली। एमसीडी याद कर लीजिए, मस्टर्ड, धतूरा और चिली, एमसीडी। तो यहाँ धतूरा आपको मिल रहा है, ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं। लेग्यूमिनेसी वाले जितने पीजीपीसी सारे लेग्यूमिनेसी के हैं, ठीक। हमारा धतूरा है इसमें। इसका आंसर क्या जाएगा, धतूरा। तो एक्टिनोमॉर्फिक का आंसर हो गया धतूरा, याद कर लीजिएगा। एनसीईआरटी की ये है, पूरा कट करके दिया हुआ है हमने। नेक्स्ट पे आइए, कह रहे हैं ट्रॉपिकल रीजन्स शो ग्रेट लेवल ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। देखिए स्पीशीज रिचनेस की बात करते हैं, कहते हैं ट्रॉपिकल लेवल। अगर आप क्या करिए, अपने ग्लोब के ऊपर इक्वेटर से पोल की तरफ जाइए, डाइवर्सिटी कम हो जाएगी, तो डाइवर्सिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। वो क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा क्यों है, डाइवर्सिटी कम हो रही है। आप पोल पे जाते हैं, डाइवर्सिटी कम हो जाती है, क्योंकि वहां पे कांस्टेंट टेंपरेचर। ये ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है, ठीक है। 23.5, यहाँ 23.5, ये ट्रॉपिकल। इसके बाद आता है टेम्परेट, और फिर आ जाते हैं पोलर रीजन, ठीक है, कोई दिक्कत। तो कह रहा है ट्रॉपिकल, टेम्परेट और पोलर धीरे धीरे कम होते चली जा रही है बायोडाइवर्सिटी। ऐसा क्यों? तो पहला रीजन तो ये है कि सनलाइट इसके ऊपर लगातार पड़ रही है बीचों बीच में, और बीचों बीच में सनलाइट ज्यादा पड़ने से प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी ज्यादा होने से क्या होता है कि आपका यहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी, डाइवर्सिटी ज्यादा अपने आप हो जाएगी जब खाना पीना ज्यादा मिलेगा। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे डे टू डे चेंजेस नहीं होते, वेरिएशन नहीं होते, तो काफी प्रिडिक्टेबल रहता है मौसम। जब मौसम प्रिडिक्टेबल रहेगा, हाँ इक्वेटर की ही बात हो रही है, ट्रॉपिकल की बात हो रही है, वहां प्रिडिक्टेबल है तो ये इवॉल्व तेजी से होंगे, तो डाइवर्सिटी ज्यादा हो जाएगी। तो ये 2-3 रीजन है, 3 रीजन बेसिकली इसमें दिए हुए हैं, और ज्यादा सोलर एनर्जी। हाँ वही तो कह रहे हैं। तो यहां 3 आपके रीजंस दिए हैं, देखिए। स्पेसिएशन ग्रेटली फंक्शन ऑफ टाइम, यहां पे टाइम का फंक्शन है, यहां कहीं चेंज नहीं होता मौसम में, और जब मौसम में चेंज नहीं होगा तो प्रेडिक्टेबल, ठीक है।
तो एवोल्यूशनरी स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा एवोल्यूशन में, ठीक है। दूसरी बात कही कि ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स अनलाइक टेम्परेट वंस लेस सीजनल, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, इस वजह से ऐसा हो जाएगा। और तीसरा कह रहा है मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल, तो वहां खाना ज्यादा होगा, और जब खाना ज्यादा होगा तो वहां पे डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। ये 3 पॉइंट पकड़ में आ गए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, पकड़िए क्वेश्चन को। कह रहे हैं ट्रॉपिकल रीजन्स शो ग्रेट लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस बिकॉज सही है, सर। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, हेंस मोर टाइम आर अवेलेबल फॉर स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन। बिल्कुल सही बात लिखी है, पहला पॉइंट मिला दिया आपने। दूसरा क्या है, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स आर मोर सीजनल, सीजनल नहीं होते हैं, लेस सीजनल होते हैं। मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स, बिल्कुल सही कह रहा है। कांस्टेंट एनवायरनमेंट प्रमोट नीश स्पेशलाइजेशन, बिल्कुल सही है। और ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स आर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, क्लियर। देखिए नीश क्या होता है, कि बड़ा अच्छा एक वर्ड इन्होंने दिया है, नीश। आपसे नाइचे भी बोल सकते हैं नीश। तो ये नीश क्या होता है? नीश ये है कि आपका किसी एनवायरनमेंट में एक पर्टिकुलर रोल होता है, उस फंक्शनल रोल को नीश कहते हैं। ये 2018 का नीट का क्वेश्चन है, जब सिलेबस चेंज नहीं हुआ था। नीश, व्हाट इज नीश? आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ था जब, तब। अब ये लाइन ही हटा दी है एनसीईआरटी से, ठीक है। तो नीश क्या है? किसी भी हैबिटाट में किसी ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर हैबिटाट, क्लियर है। जैसे आपने कहा हम लोग लैंड के ऊपर रह रहे हैं, ठीक। तो जब लैंड वाले एनिमल हैं हम लोग, तो क्या हमारा फंक्शनल रोल कुछ और है, लेकिन इसी लैंड पे रहने वाले कॉकरोच का एक फंक्शनल रोल अलग है, वो नॉक्टर्नल है, वो फंक्शनल रोल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, हाँ, इन अ पर्टिकुलर हैबिटाट। बायोडाइवर्सिटी नहीं, हैबिटाट, किसी एक हैबिटाट में। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम यहां रह रहे हैं और हम बात कर रहे हैं एक्वेटिक एनिमल की, नहीं, हम यहीं रह रहे हैं और इसी हैबिटाट में, यानी कि इसी लैंड के ऊपर रहते हुए हमारा फंक्शनल रोल है, हम डायर्नल हैं और कॉकरोच नॉक्टर्नल है। तो उसके अलग, हम दोनों के नीश अलग अलग हो गए, समझ में आई बात। ऐसे ही हम जो है वो भी ओमनिवोरस है और कॉकरोच ओमनिवोरस है, उस लेवल पे हम दोनों के नीश सेम है। क्लियर हो गई बात या नहीं? यानी फंक्शनल रोल क्या है। तो अब यहाँ का आंसर क्या जाएगा, आप फिर बताइए। सेकंड, ठीक है, फर्स्ट, सी, डी और ई। हाँ, सेकंड नहीं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, ससेक्स बेस्ड पेयर। हिंद। हिंद क्या है? देखिए हिंद जो है, पहले तो ये समझ लीजिए हिंद क्या है। हिंद एक, हाँ, और फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। सबसे पहले ये एंजाइम है, मॉलिक्यूलर सीजर कहलाते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर सीजर है क्या? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सबसे पहली बार इसको खोजा गया। कैसे खोजा गया था? एक बैक्टीरिया को देखा गया जिसमें बैक्टीरियोफेज साहब गए, आक्रमण किया, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो पाए। बैक्टीरियोफेज तो बैक्टीरिया को मार देता है, लेकिन फिर भी नहीं मार पाया। क्यों नहीं मार पाया? क्योंकि इस बैक्टीरिया के अंदर 2 टाइप के एंजाइम थे। एक का नाम था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और दूसरे का नाम था उसी के रिस्पेक्ट में मिथाइलेज। क्या नाम था उसका? मिथाइलेज। तो ये बैक्टीरिया कौन सा था? इकोलाई ले लो, ठीक है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, ये चूंकि बैक्टीरिया कौन सा था? हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजी, तो इसलिए इसका नाम रख दिया हिंद, HIND, ठीक। और ये दूसरी बार के रोल में पता चला, यानी दूसरी बार जब स्टडी कर रहे थे तब पता चला, तो इसका नाम रख दिया हिंद सेकंड। 2013 में ही यही क्वेश्चन आया मेरे पेपर में। हमें लगा पहली बार, मतलब हम तो इतने बेवकूफ हुआ करते थे, तो हिंद फर्स्ट लगा दिया आपने। वहां हिंद फर्स्ट आया तो पहला ही होगा, फर्स्ट लगा दिया। लेकिन हिंद सेकंड जो है वो पहली बार खोजा गया था। क्लियर है? वही ले लिए फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड। हाँ, फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड में भी पहले फोटो सिस्टम सेकंड चलेगा, फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट चलेगा, ठीक है। तो उसमें भी कंफ्यूज ना होइए। अब ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नेमिंग कैसे रखते हैं? नेमिंग के लिए जैसे आपका ई को आर फर्स्ट है, पहले जीनस, स्पीशीज, हाँ, तो ई को आर फर्स्ट मतलब इस्केरिचिया कोलाई R13 स्ट्रेन हो गया और ये इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। ये क्या है? ऑर्डर हो गया। तो
हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजी, ये इसका स्ट्रेन हो गया और ये इसका ऑर्डर। ऑर्डर हो गया। क्लियर हो गई बात? Yes. रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसे नाम रखे जाते हैं? अब क्वेश्चन यहाँ पे तो बहुत बढ़िया था, अब वो इसके और आगे बढ़ गए, इसके आगे जाके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कह रहे हैं इस ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है काम कैसे करता है। तो आपको पता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट कहां करता है? एक स्पेसिफिक साइट पे, उस सीक्वेंस को कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब होता है जो आगे और पीछे से पढ़े तो सेम आए, जैसे GAATTC, और पीछे से पढ़ेंगे तो GAATTC, 5 to 3 प्राइम और 5 to 3 प्राइम। क्लियर? दोनों चलो बहुत बढ़िया। अब कह रहे हैं ये जो हिंद सेकंड है, इसके जो ये पेयर्स हैं, कितने बेस पेयर है? तो 6 बेस पेयर। एनसीईआरटी की लाइन, एनसीईआरटी की लाइन है, 6 बेस पेयर हैं। ठीक है, और यहां पे अगर ई को आर फर्स्ट के अगर बेस पेयर की बात करी जाए तो इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो इसके भी 6 हैं। क्लियर है मेरी बात? अब इसको हमने दे दिया एनसीईआरटी वाला, लाइन हमने यहां लिख दी है, ये देखिए वो पूरा प्रोसीजर जो हमने आपको समझाया वो सारा यहां दिया हुआ है। ठीक, 2 एंजाइम्स एस्केरिचिया कोलाई में से निकाले गए थे। ठीक है, बैक्टीरियोफेज ने उसको अटैक किया था, ये हो गया। मिथाइलेज क्या करता था उसमें? मिथाइलेज जो है वो मिथाइल ग्रुप ऐड करता था ताकि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अपने वाले को काट ना पाए, क्योंकि वो तो देखिए साहब, सूरज सबको जलाएगा और सूरज सबको विटामिन डी देगा, वो किसी में बहस नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी वो सबको मार देगा, चाहे वो अपना हो चाहे पराया। तो अपने वाले के लिए मिथाइलेज लगा के अपने वाले को मिथाइल ग्रुप लगा दिया, अब वो अपने को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा उस साइट पे पैलिंड्रोमिक, तो अपना बच जाएगा। अब यहां पे बात आती है 6 बेस पेयर लिखा हुआ है, आप पकड़िए इसको, जो हिंद सेकंड है वो 6 बेस पेयर के ऊपर कट करेगा। दूसरी बात, अब तक कितने, टुडे वी नो मोर देन 900 restriction enzymes have been isolated from over 230 strains of bacteria। ये भी पकड़ने वाली बात थी, तो ये याद हो गया। यहां से भी क्वेश्चन हमने अपने टेस्ट में दिए हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कह रहे हैं बुलीफॉर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोनोकॉट। कुछ इनवर्ट कर्लिंग ऑफ लीफ। हाँ, कुछ रीसरेक्शन प्लांट्स होते हैं उसमें भी मिलती है बुलीफॉर्म सेल्स, और मोनोकॉट्स की जो लीफ होती हैं उनमें क्या होता है, जब वाटर स्ट्रेस कंडीशन पहुंचती है, जब पानी बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तब ये बुलीफॉर्म सेल्स जो होती हैं अपने अंदर से पानी जब उड़ जाएगा तो ये ऐसे खींच लेंगे, तो कर्लिंग हो जाती है, लीफ ऐसे गोल हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, कोई ऑप्शन ऐसा है? सेकंड है इन्वर्स कर्लिंग ऑफ इन्वर्ट कर्लिंग ऑफ लीव्स इन मोनोकॉट्स में। ठीक है, मोनोकॉट्स में ऐसा देखा गया है। ठीक, 132 का आ जाएगा। सेकंड सही है। क्लियर है? बुलीफॉर्म सेल्स, एनसीईआरटी की लाइन भी है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट 133 कह रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ऑफ डीएनए। सही ये वाला है, ठीक है। हिंदी लिखा हुआ है आंसर, नहीं लिखा तो है, थोड़ा सा हम समझा दें। Transcription unit of DNA is defined primarily by 3 regions in DNA, that is which respect to upstream and downstream end। ठीक है, अब जरा इसको थोड़ा सा हम और एलाबोरेट करके समझा देते हैं। देखिए, डीएनए से, ये क्वेश्चन फिर से एक बार लिख दे रहे हैं, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, और डीएनए से डीएनए भी बनता है। डीएनए से डीएनए बनने कहते हैं रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए का डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और रिवर्स और ये ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। अब ये तो बात थी, ये किसने दिया था, ये फिनोमेना किसने दिया है? वाटसन एंड क्रिक, नहीं। सॉरी सिर्फ वाटसन। वाटसन। ठीक है, क्रिक ने वाटसन को मिला दोगे तो डीएनए का डबल हेलिकल, अब वो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था, ए डीएनए बी डीएनए सी डीएनए के जेड डीएनए, एबीसीडी जेड, कौन सा? तो बी डीएनए, याद रखिएगा। राइट हैंडिंग कॉलिंग, Yes. 28 डिग्री का। अब इसके बाद आगे जाके पता चला कि इसका रिवर्स भी होता है, तो ये पॉइंट तो सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, और जब इसके पीछे ये भी जुड़ जाए थोड़ा सा इसमें एड ऑन हो जाता है। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया, ये वाला रिवर्स वाला रिवर्स दिया हुआ है। हाँ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, फिर ये बाद में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताया। चलिए, फिलहाल ये ट्रांसक्रिप्शन की बात हो रही है, यहाँ क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए हमारा मोनोसिस्टोनिक डीएनए जो होता है वो स्प्लिट जीन होता है।
और स्प्लिट जीन में हमारा जो डीएनए है, इस डीएनए का पर्टिकुलर पार्ट ही डीएनए से आरएनए में बनेगा। ठीक है, स्प्लिट है क्योंकि अब जो डीएनए से आरएनए में बनना है उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। उस पर्टिकुलर पार्ट को जो डीएनए से आरएनए बनेगा वो क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहलाएगा। इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 चीजें होती हैं, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। सर प्रमोटर अपस्ट्रीम में लगता है। हाँ, अब यहीं पे पॉइंट समझने वाला होता है। ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिए। प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, ये 3 चीजें हैं आपको यहाँ दिख रही हैं। प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, ये 3 चीजें। जो प्रोमोटर होता है, अब इसके पास में 3 प्राइम और 5 प्राइम है। स्ट्रक्चरल जीन की तो छोड़ दो, टर्मिनेटर में भी 5 प्राइम और 3 प्राइम। हम किसे प्रोमोटर कहे, किसे टर्मिनेटर कहें, ये क्वेश्चन उठ जाता है। तो आपने कहा स्ट्रक्चरल जीन के 2 टेम्पलेट है, एक टेम्पलेट है और दूसरा कोडिंग स्ट्रैंड। 2 स्ट्रैंड है, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाता है और दूसरा कोडिंग। जिसका देखा देखी ये बनते हैं, जिसको देख के कोडिंग होती है, उसे कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जैसा बनेगा वो होता है कोडिंग स्ट्रैंड। यानी आपने कहा GAATTC, अब इसको देख के हमें बनाना है आरएनए। ये क्या है? ये है डीएनए। तो इसका क्या हो जाएगा? GAATTC, ये पूरा डीएनए हो गया हमारा। यू आएगा, यूरेसिल। हाँ, अब ये तो डीएनए का पार्ट हो गया। अब इस डीएनए से आरएनए बनाना है। तो आरएनए बनाने के लिए हम इस वाले स्ट्रैंड से आरएनए बनाएं कि इस वाले स्ट्रैंड से ऊपर बनाएं? वाले सुनाएंगे। तो आप जिससे भी बनाएंगे, ये तो अब आपके ऊपर है, जिससे वाले भी बनाएंगे। अगर जिसको देखते हुए आप दूसरे स्ट्रैंड के कोड्स लिखेंगे, वो हो जाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड। यानी कि आपका हो गया, अगर मान लीजिए आपने इसको चुना है, तो अब आप इसको देखते हुए आरएनए बनाएंगे। जब आप आरएनए बनाएंगे तो क्या होगा? जैसे यहां होगा जी के लिए सी, ए के लिए यू, टी नहीं होगा। फिर ठीक, तो ये पॉइंट हो गया। अब आगे देखो, उसके आगे जब आपने कहा कि ये हो गया, तो अब किसको देखते हुए हुआ है? इसको देखते हुए हुआ। अच्छा, वो बनाना फिर सिखा दीजिए। हमने बताया तो अभी हाँ, तुम्हें, फिर जी के लिए सी हो गया, ए के लिए यू हो गया। यू क्यों लगाया? क्योंकि आरएनए बन रहा है, आरएनए में यूरेसिल होता है, थाइमिन नहीं होता है। तो ए पे यू लग गया, फिर टी पे ए और जी पे सी पे जी लग गया। ठीक, अब ये बन गया हमारा कौन सा? आरएनए। ठीक, अब ये आरएनए कौन सा है? ये डिपेंड करेगा आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किस में होगा? यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में तीनों एक ही होता है, आरएनए पॉलीमरेज होता है, वो तीनों के लिए होता है। एक बार आरएनए पॉलीमरेज के, डीएनए पॉलीमरेज के बारे में बता दिए, तीनों क्या क्या बना? डीएनए पॉलीमरेज नहीं, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है वो किसके लिए होता है, सेकंड किसके लिए होता है और थर्ड किसके लिए होता है? बताओ। जो सब फर्स्ट होता है वो होता है 28S आरएनए और 5.8S आरएनए और 16S होता है, 16S आरएनए। ठीक, ये होता है mRNA और ये mRNA पूरा नहीं बनाता, ये होता है hnRNA। और ये वाला जो होता है ये बनाता है 5.8S होता है ये। ठीक है, और कौन सा होता है? tRNA होता है और snRNA। 5.8 उसमें ही हो जाता है, आरएनए थर्ड में नहीं, आरएनए फर्स्ट। अच्छा सर, फर्स्ट में ही बनाता है क्या? हाँ। तो आरएनए 5.8S RNA। ठीक है, अच्छा, आरएनए थर्ड जो बनाता है वो मैं टीआरएनए 5S आरएनए और एसएनआरएनए 5S होता है यहाँ पे, 5.8 5S। आरएनए सेकंड जो होता है वो एचएनआरएनए बना बनाता दिया, है बस यही और है। आरएनए फर्स्ट जो होता है वो 28S 28S 5.8S और और 18S 18S होता है। 16 किसमें होता है? 16 प्रोकैरियोट्स में 18 होता है। 16 प्रोकैरियोट्स में होता है, यूकैरियोट्स में नहीं होता है। ठीक है, Yes, sir. चल हो गया। Yes, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नहीं। अब ये जो तुम्हारा ऊपर वाला स्ट्रैंड जो बना, जिसको देख के कोडिंग हुई, उसे कह दिया टेम्पलेट। ठीक है, और जो नीचे वाला है, आप इसकी कोडिंग देखिए, जस्ट एक सी है, बस यूरेसिल के साथ थाइमिन लगा हुआ है यहाँ पे। तो इसे कह देते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। यानी कोडिंग स्ट्रैंड जो है वो कुछ नहीं कर रहा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड को देख के ही एमआरएनए बनेगा या आरआरए बनेगा, जो भी आरएनए है वो बनेगा। क्लियर है? ठीक, इस तरीके का भी एक क्वेश्चन आ चुका है कि इसको देख के ये बनाओ, इसको देख के ये बनाओ। ठीक है, अब जरा पकड़िएगा, तो कोडिंग स्ट्रैंड का काम क्या है? कह रहा हम तो खाली बैठे हुए हैं, नहीं, इसी का काम है। कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड को कहते हैं अपस्ट्रीम।
और कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड को कह देते हैं Downstream. डाउनस्ट्रीम। क्लियर? प्रमोटर में तो सिग्मा कोडिंग फैक्ट को जो अपस्ट्रीम होता है उसे उस पे प्रमोटर होता है, जो डाउनस्ट्रीम होता है उस पे टर्मिनेटर होता है। क्लियर? अब आरएनए पॉलीमरेज में अगर बात करी जाए, वही आप कहना चाह रहे हैं, ये सिग्मा फैक्टर जो है वो क्या करता है, वो प्रमोटर को पे आके चिपक जाता है, जिसे कहते हैं इनिशिएशन, फिर ये हट जाएगा, फिर इलॉन्गेशन शुरू होगा और टर्मिनेटर पे रो फैक्टर आके चिपक जाएगा। क्लियर है? तो अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट, डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। प्रमोटर इज सिचुएटेड एट द अप स्ट्रीम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड या स्ट्रक्चरल जीन। कोडिंग स्ट्रैंड के रिप्रेजेंट में हाँ, कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम कहा जाता है। क्लियर है? Yes, sir. तो अब हम लोग इसके, और ये फ्लैंक्ड होते हैं किसके ऊपर? फ्लैंक मतलब चिपके रहते हैं, प्रमोटर और टर्मिनेटर किससे? स्ट्रक्चरल जीन से फ्लैंक्ड रहते हैं। अब क्वेश्चन पढ़िए। 3 चीजें मिलती हैं, कौन कौन सा हो गया? फर्स्ट वाला अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम पे प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और Terminator. टर्मिनेटर। क्लियर है? यस Yes, सर sir. समझ में आ गया? आगे बढ़े? यस सर चलिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है पूरा, इन्होंने अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम सारी चीजें करी हैं। आप चाहिए इसे पढ़िए चाहे ना पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, बढ़िया सा क्वेश्चन है, कह रहे हैं Mode of नॉट notation क्राइटेरिया ऑफ फंजाई। फंजाई का क्लासिफिकेशन मोड ऑफ करें? नोटेशन नहीं होता। देखिए, फंजाई जो होती है तो अपने उसको सबसे पहले Septate, बांटा है aseptate. रिप्रोडक्शन, हाँ कि सेक्सुअल करेगा या नहीं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो करेगा वो, उसमें जो नहीं करेगा वो इम्परफेक्ट है। हाँ, एब्सेंट होता है। जब एब्सेंट है तब इसे कह देते हैं ड्यूटेरोमाइसिस, फंजाई इम्परफेक्टाई या ड्यूटेरोमाइसिटीज। और अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है प्रेजेंट है जिसको उसमें मारा है, तब इसमें देखते हैं 2 पार्ट में, क्या सेप्टेट है या नहीं। Septate है। अगर ए सेप्टेट है, हाँ, तो ये कौन से स्पोर बनाता है? नहीं नहीं नहीं, हाइफी। तब इसे कहते हैं कि हाँ, फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। लोअर फंगाई या लोअर फंजाई या एल्गल फंजाई। और अगर ये सेप्टेट है, तो इसके स्पोर्स कैसे बनते हैं? यानी इसके हाइफी सेप्टेट है, तब इसमें स्पोर्स देखेंगे कि अगर ये एस्को स्पोर बना रहा है तो एस्कोमाइसिटीज, और बेसिडियो स्पोर बना रहा है तो बेसिडियोमाइसिटीज। क्लियर है? Yes, समझ में आई बात या नहीं? yes, sir. कोई दिक्कत इसमें? No, sir. तो अब वो कह रहा है कि माइसीलियम वो कैसे क्लासिफिकेशन करा गया, तो क्लासिफिकेशन किया गया है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, हाँ। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, इसके अलावा फ्रूटिंग Fruiting बॉडीज, और यही 3 चीजें हैं। अब वो कह रहा है कि इसमें बताइए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं देखा हमने, तो यही है, कौन सा क्राइटेरिया नहीं है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बहुत सिंपल, एनसीईआरटी की लाइन थी, कई बार रटवा चुके हैं आपको। आगे आते हैं, यहां एक फिगर दे रखी है आपको, और यहां आपको बताना है ये किसकी फिगर है। ये फिगर है स्टोमेटा, ये स्टोमेटा की फिगर, ठीक है। और स्टोमेटा में बताना है Thickened कि inner आउटर वॉल C, कंपोनेंट yes. हैज थिन आउटर वॉल और हाईली थिक इनर गार्ड सेल। सेल की होती है, सी है। गार्ड सेल, ठीक है। तो आपकी जो गार्ड सेल है, देखिए हम बना के दिखा देते हैं यहाँ पे, स्टोमेटा को वो किस किडनी तरीके से से बनाते हैं, ये होती है गार्ड सेल। अच्छा, तो जो इधर बना वो मोनोकॉट का, इधर डाइकॉट का है। हाँ, यहाँ पे लेकिन इन्होंने दोनों डाइकॉट ही है, नीचे वो हिंदी है और ये वो इंग्लिश। नीचे ये वाला। हाँ, यहाँ एनसीईआरटी को हमने रखा है, पहले देख लीजिए। यहाँ पे इसकी इनर वॉल जो होती है वो थिक होती है, और आउटर वॉल जो है वो थिन होती है। इसे कहते हैं गार्ड सेल, और इसमें होते हैं क्लोरोप्लास्ट, हरे हरे फोटोसिंथेसिस खूब कराएगा। इसके आसपास होती हैं सब्सिडरी सेल्स या एसेसरी सेल्स, ठीक है। गार्ड सेल्स क्या करती हैं? स्टोमेटल पोर बनाती हैं यहाँ बीच में, और स्टोमेटल पोर जो होता है वो क्या कराता है? इससे ट्रांसपिरेशन में हेल्प होगा, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में यहाँ हेल्प करेगा। क्लियर? इसका क्लोजर वो अब स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा कहाँ मिलते हैं? क्वेश्चन ये है। कौन से सर? स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। स्टोमेटा दो तरीके के हैं, फोटो एक्टिव स्टोमेटा और स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा कहाँ मिलते हैं? जो बताएगा? नाइट प्लांट्स होते हैं। कौन से? यस, कैम प्लांट्स में स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा मिलेंगे, ठीक है। और
फोटो एक्टिव नॉर्मली जो C3 प्लांट्स हैं उनमें फोटो एक्टिव स्टोमेटा होते हैं। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा वो होते हैं जो रात में खुलते हैं, दिन में बंद रहते हैं। तो ठीक है, अब स्टोमेटा भी दो तरीके के होते हैं। तो कौन से इसमें एक तो देखिए आप यहाँ पे आपको जो दिख रही है कि बीन शेप या आपको किडनी शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है गार्ड सेल्स का, और यहाँ देखिए तो डंबल शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है गार्ड सेल्स का। अगर डंबल शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है गार्ड सेल्स का तो उन्हें कहते हैं हम मोनोकॉट के स्टोमेटा, और अगर किडनी शेप या बीन शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है गार्ड सेल्स का तो उन्हें कह देंगे डाइकॉट के स्टोमेटा। क्लियर? कोई दिक्कत? नो सर। बहुत ही आसान, सिंपल। तो अब इसका क्वेश्चन क्या आएगा, आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सर एक बार एबैक्सियल और एडैक्सियल। एबैक्सियल मतलब ऊपर, एडेक्सियल मतलब नीचे। और लीफ जो डॉर्सी वेंट्रल लीफ होती है उसमें एबैक्सियल ऊपर, एडेक्सियल नीचे होता है। जो आइसोबाइलेटरल लीफ होती है उसमें दोनों तरफ बराबर रहेगा। नीचे जो एबैक्सियल जो एडेक्सियल है, एबैक्सियल, तो एडेक्सियल साइड में ज्यादा स्टोमेटा रहते हैं, एबैक्सियल साइड में कम रहते हैं स्टोमेटा। ठीक, लीफ में लीफ की बात हो रही थी, डाइकॉट की। आते हैं अब हम लोग, देखिए इस सेक्शन के ऊपर पहुंच चुके हैं कि जिसमें 15 क्वेश्चन आपके 15 में से 20 ही क्वेश्चन आपको करना होते हैं, 10 ही क्वेश्चन करना होते हैं, सॉरी 5 क्वेश्चन आपको छोड़ने होते हैं। ये 2024 का है, अब आपका नहीं है ये पेपर। फिलहाल 2024 में 100 क्वेश्चन आते थे जिसमें से आपको 90 करना होता था, तो 5 इधर से ऑप्शन में होते थे और 5 उधर से। तो ये 15 में से आपको 10 करने वाला सेक्शन। बॉटनी फिर खत्म हो जाएगी फिर जी, इसके बाद बॉटनी खत्म हो जाएगी, हम लोग जूलॉजी पे आ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी का फर्स्ट देखिए होगा। आप कह रहे हैं मोनोएडेल्फस, डाइएडेल्फस, पॉलीडेल्फस और एपिफिलस, ये कंडीशन दे रहे हैं। मोनोएडेल्फस ये हो गया। होता क्या है? अच्छा, तो ये जिम्नो ये आपको ना ये आपको स्टेमिन की कंडीशन मिल रही है। हाँ। स्टेमिन जो होते हैं एंड्रोशियम, ये एंड्रोशियम जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है चाइना रोज किसी में एक फ्लावर होता में, है। उसमें क्या होता है कि अगर ये एंथर्स जो है ढेर सारे मिल रहे हैं और अलग अलग मिल रहे हैं, ठीक है, तो पॉलीएडेल्फस कंडीशन। अगर ये सारे के सारे जुड़े हुए हैं, एक ही में मिल रहे हैं, कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है, इसे कह देते हैं मोनोएडेल्फस कंडीशन। आपने अगर गुड़हल का प्लांट देखा हो तो उसमें चाइना रोज में उसमें आपको यहाँ पे लगे हुए पॉलन ग्रेन्स ढेर सारे दिख जाते हैं, एंथर जिन्हें स्टेमिन कहते हैं। अगर स्टेमिन सारे एक ही पार्ट से जुड़े हुए ऐसे हैं गोल गोल, तब इसे कहते हैं मोनोएडेल्फस कंडीशन। यस सर। आप अगर पेपेलियोनेसी देखें, फेबेसी देखें, पेपेलियोनेसी जो फैमिली है, जो पीस की फैमिली है, उसमें अगर आप देखें तो 9+1 का अरेंजमेंट आपको मिलता है। तो 9 का ये पूरा एक गुच्छा होता है और एक अलग होता है, इसे कहते हैं डाइएडेल्फस कंडीशन। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं? हाँ, तो पेपेलियोनेसी पीस की फैमिली जो है वो आपको मिल जाएगी जिसमें डाइएडेल्फस कंडीशन मिलेगी। ठीक, आपको ये जो मोनोएडेल्फस कंडीशन है ये आपको चाइना रोज में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? गुड़हल में। ठीक, तो आप दो से तो आप आगे निकल गए। पॉलीडेल्फस सिट्रस में होता है। ठीक है, हाँ, सिट्रस में कैसा हो जाएगा? पॉलीडेल्फस हो जाता है, और बचा लास्ट लीफ। सेकंड ऑप्शन लीफ, है इसका। तो लिली में कैसा हो जाता है? लिली एपिफिलस। डी, एपिफिलस, एपिफिलस और एपिपेटेलस क्या होता है ये कंडीशन बता देते हैं। देखिए, जब स्टेमेंस जो होते हैं वो किसी लीफ से जाके टच रहते हैं तो इसे पेटल से टच रहते हैं तो इसे कहते हैं एपिपेटेलस कंडीशन। ठीक, ऐसे दिखा देते हैं जब फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं ना, तो कैलिक्स, कोरोला, कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंड्रोशियम, गायनेशियम। ठीक है, कैलिक्स जो और कोरोला, एंड्रोशियम, गायनेशियम, तो इसमें जो कोरोला होता है वो अगर एंथर स्टेमेंस जो है वो इससे पेटल से जुड़े हुए हैं तो ये इस तरीके से दिखा देते हैं, ऐसे ऐसे या ऐसे दिखा देते हैं, ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसे कहते हैं एपिपेटेलस कंडीशन। लेकिन जब कैलिक्स और कोरोला में डिफरेंशिएशन नहीं होता है तब इसे क्या कह देते हैं? तब इसे क्या कहते हैं? जब कैलिक्स कोरोला को अलग अलग पहचाना ना जाए, नॉन पेरियंथ, पेरियंथ, टैपल, यस, पेरियंथ कहते हैं। और इसकी यूनिट होती है टैपल। जैसे कैलिक्स की हो जाती है सेपल, कोरोला की होती है पेटल। ठीक है, और जब ये दोनों डिफरेंशिएट नहीं होते तो उसे पेरियंथ कहते हैं। और अगर पेरियंथ से लगा हुआ है, यानी कैलिक्स कोरोला ना होकर पेरियंथ से लगा, इसे क्या कहते हैं? एपिफिलस कंडीशन। और ये आपको लिली में देखने को मिलती है। समझ में आई बात या नहीं? लिलिएसी फैमिली का ये है
और पुरानी एनसीईआरटी में लिलियसी फैमिली में ये आपको देखने को मिला था। हो सकता है इस साल आपको लिलियसी फैमिली का फ्लोर फार्मूला पूछ लें, फ्लोर डायग्राम बना के पूछ लें, इस तरीके से। अगर फैमिली नहीं है तो फिर आपको इसी तरीके से पूछेंगे। ठीक, समझ में आई बात? तो ये हो गया, ये हो गया। सेकंड ऑप्शन है इसका। सिट्रस में कैसा होता है आपका? पॉलीएडल्फस। पॉलीएडल्फस हो गया और पी में हो गया डायएडल्फस। क्लियर? यस सर। तो ऑप्शन क्या जाएगा इसका? सेकंड। ठीक, हमने यहाँ पे भी आपका एनसीईआरटी की लाइंस चुरा के लिखी हैं कुछ, आप यहाँ देख सकते हो। जैसे एपिफिलस आपको ब्रिंजल में देखने को मिल जाती है, ठीक है। एपिपिटेलस, पिटेलस ब्रिंजल में। एपिफिलस जो होती है जब पेरियंस होता है, पेरियंस हमने आपको बता दिया पेरियंस क्या है, जब कैलिक्स कोरोला डिफरेंशिएट नहीं होते हैं, जैसे आपको लिली में देखने को मिलेगा। और अगर ये अलग अलग होते हैं सारे तो पॉलीएडल्फस कंडीशन मिलती है अगर फ्री है, ठीक है। या अगर एक साथ है तो मोनोएडल्फस कंडीशन मिलती है, ठीक है। मोनोएडल्फस कंडीशन आपको मिल जाती है चाइना रोज में, और पॉलीएडल्फस कंडीशन मिल जाती है आपको सिट्रस में। एपिफिलस धतूरा सनफ्लावर में भी शायद से मिलती है। चलिए अच्छी बात है, धतूरा सनफ्लावर अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए। देयर मे बी वेरिएशन इन लेंथ ऑफ स्टेम विद इन, जैसे साल्विया और मस्टर्ड आपके इस जो स्टेमन्स हैं उनकी लेंथ भी अलग अलग हो सकती है। और ये एक तरीके का फिजिकल बैरियर मेथड जो आपने वहां पढ़े थे। अच्छा, डिक्लाइन। हाँ, आउट क्रॉसिंग, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में। हाँ। तो वहां आपको नाम ये देखने को मिल सकता है साल्विया और मस्टर्ड, इसमें लेंथ अलग अलग है, मैंने बताया था ना। हाँ हाँ, उसका क्या नाम? Outbreeding devices। Yes। उसका नाम है जिसमें लेंथ अलग अलग होती है। देखिए देखिए, चलिए। हाँ, हमने उसको अलग अलग करके कैटेगराइज करके लिखवाया है हेडिंग वाइज। आप 12th क्लास की हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली कंडीशंस। तो आपको हेट्रोस्टाइली का एग्जांपल मिल गया ना? क्या मिला? यहाँ लिखा हुआ साल्विया और मस्टर्ड चाहिएगा, इंक्लूड कर लीजिएगा हेट्रोस्टाइली में साल्विया और मस्टर्ड। चलिए 37 क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। बढ़िया सा क्वेश्चन है, कह रहे हैं द डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज। तो पहले क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी, ठीक है। आइए, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट कैसा? ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, बढ़िया सा, ठीक है। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, कवर्ड, ठीक। इसके अंदर क्या होते हैं, ये छोटे छोटे स्टैक्स होते हैं कॉइन्स के, उन्हें क्या कहते हैं? थाइलाक्वाइड। और इस स्टैक को क्या कहते हैं? ग्रैनम कहते हैं। ये थाइलाक्वाइड किससे जुड़े हुए हैं? स्ट्रोमा लैमेली से, ठीक है। इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसे क्या कह देते हैं? स्ट्रोमा, यस सर। ठीक है। और इस स्ट्रोमा के अंदर होता है डीएनए, राइबोसोम्स, लिपिड्स, ठीक है, लिपिड्स की ड्रॉपलेट होती है। अब ये जो डीएनए है, ये डीएनए कैसा है? ये डबल स्ट्रैंडेड है, हाँ, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलते हैं जो। हाँ, इसी वजह से तो ये सर्कुलर हो गया, क्योंकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं, और चूंकि इसका अपना प्रोटीन, अपने आरएनए हैं। और ये जो राइबोसोम्स हैं, यस सर, राइबोसोम्स कैसे हैं? हाँ सर, कैसे हैं? 70s टाइप के होते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल की तरह वर्क कर रहा है, तो इसीलिए इसे सेमी ऑटोनोमस सेल कहते हैं, ये और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों। अब यहां से क्वेश्चन बनने से रहे, क्वेश्चन और अच्छे बन सकते हैं। और अच्छे कैसे बन सकते हैं? तो पूछे इसमें से कौन सी मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल, बताओ। अंदर वाली या बाहर वाली? बाहर वाली ज्यादा परमिएबल। दूसरा वो इससे पूछ सकते हैं कितने नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कितने होते हैं, ठीक है। तो आइए इसके ऊपर थोड़ी सर कौन सी ज्यादा परमिएबल है? अच्छा, यहाँ सब लिखा हुआ है। थोड़ा सा सब्र करें और इसके ऊपर आते हैं, देखते हैं। देखिए, प्लास्टिड्स जो होते हैं ये हमारे यूग्लिनॉइड्स में भी मिलेंगे और बाकी सब में भी मिलते हैं, ठीक। तो पहला पॉइंट पकड़िएगा कि यूग्लिनॉइड में भी प्लास्टिड्स देखने को मिलते हैं। इजिली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, दे आर लार्ज, ठीक है। अलग अलग शेप के भी हो सकते हैं। अब आप बताएंगे हमें कप शेप किसमें होता है? क्लेमाइडोमोनास में। रिबन शेप, रिबन शेप किसमें होता है? स्पाइरोगायरा में। यूलोथ्रिक्स में कैसा होता है? गर्डल शेप होता है, यस। और स्टार शेप ओइडोगोनियम। याद रखेंगे, ये हमने याद कराए थे। प्लांट किंगडम में भूल गए? हाँ, प्लांट किंगडम एनसीईआरटी लिखा हुआ है यार, बताया, ठीक है। जब आप एल्गी को जाके, एल्गी में एनसीईआरटी में प्लांट में जाके एल्गी देखिए, आपको मिलेगा।
तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर ट्रैपिंग ऑफ लाइट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है। दूसरा कह रहा है क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं, क्लोरोप्लास्ट तो पता चल गया उसके अपने पिगमेंट्स हैं। क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स हैं, कैरोटीन और ज़ेंथोफिल। अरे ये देखो ना सब लिखा हुआ है इसमें तुम्हारा, देखिए अब यहाँ क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स उसमें होगा लाइक कैरोटीन, ज़ेंथोफिल और अदर पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, जो अलग अलग कलर देंगे जैसे येलो, ऑरेंज और रेड कलर, ये क्रोमोप्लास्ट में मिल जाएगा। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। इसमें आप क्या जाते हैं, ये क्या करता है, इनका मेन काम क्या है, स्टोर करना। ठीक है। एमाइलोप्लास्ट जो क्या है, स्टार्च और स्टार्च के लिए, ठीक, पोटैटो में मिलेगा। इलायोप्लास्ट स्टोर करता है ऑयल्स या फैट्स। एल्यूरोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन। मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के होते हैं। मेसोफिल सेल्फ देखने को मिलेंगे लीव्स की। अच्छा सर, एल्यूरोन का दूसरा एल्यूरो मींस प्रोटीन ही होता है। एल्यूरो, हाँ वही वो एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर वो प्रोटीन कवरिंग होती है। यस, वो प्रोटीन की कवरिंग है। यस। लेंस शेप हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, डिस्क्वायड हो सकते हैं, रिबन लाइक हो सकते हैं। सारे हमने नाम आपको बता भी दिए। ठीक है सर। ठीक है। विड्थ कितनी होती है, नंबर देखिए 1 से लेके 1 किसमें मिलेगा, क्लेमाइडोमोनास में। यूनिसेलुलर और ग्रीन एल्गीज में मिल सकते हैं 20 से 40। देखिए ये क्वेश्चन उठा सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन यहां से उठ सकता है कि एक क्लोरोप्लास्ट किसमें मिलता है। अच्छा, इसी में एक और टर्म आता है क्लोरोप्लास्ट के जब यहाँ क्लेमाइडोमोनास की बात आती है और उसके क्लोरोप्लास्ट की बात आती है तो यहाँ पे एक टर्म और आता है, पायरिनॉइड्स। क्या होते हैं पायरिनॉइड्स? पायरिनॉइड्स में यूग्लिना में मिलते हैं। प्रोटीन और स्टार्च के होते हैं। यस, यूग्लिना में मिलेंगे और तुम्हारे बेसिकली ग्रीन एल्गी में मिलते हैं। पायरिनॉइड्स होते हैं ये प्रोटीन के बने गोलाकार कण जो मंड का संग्रह करते हैं। अच्छा नहीं, वो तो उसमें वो तो वो प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। यहाँ बीच में प्रोटीन होगा, ठीक है, ये स्टार्च होगा, यूग्लिनॉइड है। ठीक है। सॉरी, इसका क्या नाम बताया हमने? पायरिनॉइड। पायरिनॉइड कहाँ लिखा है? कहीं लिखा है पायरिनॉइड। ठीक, ग्रीन एल्गी में चले जाओ, ग्रीन एल्गी में मिल जाएगा आपको। अब देखिए यहाँ पे एक ये पॉइंट लिखा हुआ है, इसी की बात कर रहे थे। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। Of the two, inner chloroplast membrane is relatively less permeable. Inner वाली कम permeable, बाहर वाली ज्यादा permeable। और इसका उल्टा माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, बाहर वाली ज्यादा कम परमिएबल होती है, अंदर वाली ज्यादा होती है। दो मिनट जाओ। कह रहा है इनर वाली लेस परमिएबल है, तो वहां क्या होगा, इनर वाली मोर परमिएबल होगी। अरे यार, वहां माइटोकॉन्ड्रिया में ये इनर थी जहां से क्रिस्टी बनती थी। F1 F0 पार्टिकल ये परमिएबल ज्यादा होगी तभी तो अंदर हाइड्रोजन आएंगे। ये बात ठीक है। थाइलेकोइड समझ में आ गया। और सर बाकी सारी चीजें आपको समझ में आ गई। क्लोरोप्लास्ट में बाहर वाली ज्यादा परमिएबल है। अब यहाँ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है सर्कुलर, और राइबोसोम मिलते हैं कैसे, 70S टाइप के। ठीक, 80S नहीं मिलेंगे। ये मिलते हैं आपको यूकैरियोट सेल के साइटोप्लाज्म में मिलेंगे। ठीक, यस सर। चल, ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बढ़िया सा बना हुआ है, चाहिए देख लेना चाहिए, नाप लेना चाहिए, कोई बात नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा जो है उसमें वो यही पूछ रहा है कि डीएनए जो प्रेजेंट होता है कैसा होता है, सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंडेड। थर्ड ऑप्शन। चल, 5 read the following statement and choose the set of correct statement। फाइकोमाइसिटीज मींस इसमें हो गया ये ब्राउन एल्गी। एल्गी क्या, अभी हमने आपको एल्गी को पूरा हमने क्लासिफाई कराया। हाँ, सर। अब उसमें क्वेश्चन आता है कि करेक्ट स्टेटमेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर यूजुअली बाय बाइफ्लैजेलेट ज़ूस्पोर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ बिल्कुल सही। अभी तो कंफ्यूजन में हमें थोड़ा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ज़ूस्पोर से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय oogamous मेथड ओनली नहीं, सब तीनों मिलते हैं। आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, oogamous तीनों हो सकते हैं फंगस में। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब ये क्वेश्चन आ रहा है फाइकोमाइसिटीज के लिए है, लेकिन क्वेश्चन ब्राउन एल्गी की बात हो रही है। दूसरा कह रहा है स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट व्हिच ईदर मैनिटोल एंड लैमिनेरिन। हाँ बिल्कुल सही है। लैमिनेरिन और मैनिटोल आपने पढ़ा है एल्गी में। हाँ सर, ये भी एल्गी ब्राउन, ये फियोफाइसी की बात हो रही है। हाँ ठीक है, फियोफाइसी एल्गी ब्राउन एल्गी है। ठीक है, लैमिनेरिन और मैनिटोल होता है। ठीक, मेजर पिगमेंट फाउंड क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल। हाँ बिल्कुल सही। एक और मिलता है फ्यूकोज़ैंथेन। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल डी। ये किसमें मिलता है, ए बी।
ए बी किसमें? ये भी हमारा क्लोरोफाइसिन। क्लोरोफाइसिन। ए सी फियोफाइसिन और ए डी रोडोफाइसिन। ए और सी उसमें मिलता है क्लोरोफाइसिन में। ए सी फियोफाइसिन, ए सी, हाँ ए सी फियोफाइसिन। तो ये बात हो गई सही, हाँ, ठीक। वेजिटेटिव सेल्स हैव सेलुलोसिक वॉल यूजुअली कवर्ड आउटसाइड जिलेटिनस कवरिंग ऑफ एल्जिन। हाँ बिल्कुल सही हाँ बात सही है। है। एल्जिन, ब्राउन एल्गी में हाँ, एल्जिन एल्जिन होती है। ठीक है। ए सी तो डी ए सी डी ई हो गया, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ है, रुक ये चेक कर। ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। तो ये इस तरीके से आपका हो गया। अब यहाँ पे कुछ हमने अगर एक्स्ट्रा दिया हो तो देखते हैं। हाँ, ये आपको दिया हुआ है एल्गी का पूरा यहाँ पे। यस सर। एल्गी के बारे में सारी बातें यहाँ दी हुई हैं। कह रहे हैं जर्मिनेशन जू स्पोर्स से करता है, मोस्ट कॉमन है। ठीक है। मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर्स है, उसमें भी मोस्ट कॉमन हो गया ज़ूस्पोर। ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ओगेमस तीनों हो सकता है, हाँ, सर। ठीक है। सिमिलर साइज के होंगे तो Flagellated, यूरोथ्रेक्स में हो गया, यूरोथ्रेक्स, आइसोगेमस, Non-flagellated, नॉन फ्लैजिलेटेड है, नॉन Non-motile मोटाइल है बट but सिमिलर साइज के है, स्पाइरोगैरा। ये दोनों Isogamous आइसोगेमस के एग्जांपल हो गए। आइसोगेमस Anisogamous। मोटाइल में यूरोथ्रिक्स, आइसोगेमस नहीं आइसोगेमस नॉन मोटाइल में स्पाइरोगैरा, दोनों आइसोगेमस, ठीक। एन आइसोगेमस कंडीशन में हो जाता है एक बड़ा एक छोटा साइज में, ठीक। जैसे आपको मिल गया यूरोडिना, ठीक है। फ्यूजन बिटवीन लार्ज एंड नॉन मोटाइल, जैसे तुम्हें मिल रहा है और फ्यूकस। फ्यूकस और वॉलबॉक्स में ये ऊगैमस कंडीशन इसमें कॉलोनी कॉमन आता है। कॉलोनी हमारा वॉलबॉक्स की कॉलोनी होती है और यूरोट्रेक्स जो होता है वो फिलामेंटस होता है, स्पाइरोगैरा फिलामेंटस होता है, ठीक है। अब बात आती है एल्गी जो है यूजफुल है अलग अलग तरीके से, हाँ सर। ठीक है। कॉलरा जो है सब वो लेके जाते हैं। लेमिनेरिया और सारगम जो है, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सारगम ये खाने वाली है। 70%। हाँ 70% मरीन एल्गी यूज्ड एज फूड, ठीक है। कुछ ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी बनाते हैं अलग Water अलग holding चीजें, जिन्हें substance। हाइड्रोकोलाइट्स बोलते हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उनमें। हाँ, सर। एल्जिन चूंकि ब्राउन एल्गी से मिलता है, एंड कैराजिन जो ये रेड कैराजिन जो होता है वो रेड एल्गी से मिलता है। ग्रेसिनेरिया और अगर जो होता है वो किससे मिलता है? जिरीडियम और ग्रेसिलेरिया से बनाने मिलता है। में और ये किसके लिए यूज होता है? आइसक्रीम के लिए और जेलीज के लिए। और बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज होता है। जेलेक्ट्रोफोरेसिस। हाँ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं अगर से। और क्लोरेला जो होता है वो वो यूनिसेलुलर एल्गी है। Rich in ये protein। रिच है प्रोटीन्स में, Food supplement। और ये फूड सप्लीमेंट्स स्पेस Space ट्रैवलर्स के लिए यूज होता है एज अ फूड सप्लीमेंट। जैसे पोलन ग्रीन हमारा Yes। एथलीट्स के लिए होता है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे तुम्हारे ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, ठीक। अब इसी में आ जाता है क्लोरोफाइसी, ठीक। क्लोरोफाइसी कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के हो गए, ठीक। अब यहाँ रिबन शेप, स्टार शेप और ये सारे जो अभी हम लोगों ने नाम सुने, पायरेनॉइड्स की बात अभी हमने कर ली, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। Beside starch, protein Yes। beside starch। अब इसमें यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस तीनों मिल Means सकते हैं। वॉलबॉक्स, यूरोट्रेक, स्पाइरोगायरा, Yes। चारा, क्लाइमेडोमोनास। हाँ, अब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स के थ्रू होगा, फ्लैजिलेटेड है। जूस्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे जूस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसो एनाइसो तीनों तरीके से हो सकता है। एग्जांपल इसके क्या हो गए? क्लाइमेडोमोनास, यूनिसेलुलर एल्गी। यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा, कारा, वॉलबॉक्स और क्लाइमेडोमोनास यूनिसेलुलर एल्गी। यस, बिल्कुल यूनिसेलुलर एल्गी है। यहाँ पे भी रखा गया है और इसको उसमें भी रखा गया है, प्रोटिस्टा में। और सर एक बात बताइए, यूनिसेलुलर फंगस ईस्ट है? ईस्ट है यूनिसेलुलर फंगस, ठीक। फियोफाइसी जो होता है ये ब्राउन एल्गी है। इसका मरीन हैबिटेट में रहेगा ज्यादातर, ठीक है। ग्रेट वेरिएशन साइज में दिखाता है। सबसे लंबा ब्रांच है, सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म है इसकी। कौन? एक्टोकार्पस। प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होता है। जब आपकी बात आती है ब्रांच्ड की, जब आपको ब्रांच दिखने लगे, ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिखने लगे ब्रांचिंग, तो आप समझ जाइए ब्राउन एल्गी की बात हो रही है, ठीक है। डायग्राम हमने यहाँ नहीं दिया है। इसमें देखिए आ गया क्लोरोफिल ए और सी कैरोटिनॉइड डेंसिटी, यही हमारे ऑप्शन में था, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक्टोकार्पस कितना लंबा हो सकता है? 100 मीटर तक हो सकता है, ठीक है। लार्जेस्ट होता है। हाँ, अब इसकी कॉलोनी का कलर कैसा होता है? ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड ऑफ ब्राउन, ठीक है। ज़ेंथोफिल पिगमेंट की वजह से होता है। फ्यूकोजेंथिन भी इसमें मिलेगा, ज़ेंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन मिलता है फियोफाइसी में। लेमिनेरियन मैग्नेटॉन नहीं मिल रहा है।
अब मिलेगा सर। मिलेगा, वो स्टोरेज के लिए मिलेगा, ठीक है। फ्यूकोसालिन शायद उसमें होता हाँ, फूड स्टोर होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, लेमिनेरिन और मेन्यूराल की है, वो फॉर्म, इसमें एल्जिन की कोटिंग होती ठीक है। और हाँ, इसकी जो सेल वॉल है वो आउटर और इनर की बात आती है। अब जो इसकी वेजिटेटिव सेल है, सेलुलोजिक सेल वॉल है, यूजुअली कवर्ड बाय आउटसाइड जिलेटिनस कोट ऑफ एल्जिन। आउटसाइड हो गया एल्जिन और अंदर हो गया सेल्यूलोज। समझ में आई बात या नहीं? हाँ भाई सर। The protoplast contain in addition to plastids centrally located vacuole और nucleus, centrally located होता है, ठीक है। इसमें होल्ड फास्ट, फ्रॉन्स और स्टाइप, ये तीन चीजें मिलेंगी। स्टाइप लीफ लाइक जो होता है ऑर्गन, फ्रॉन्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉन्स है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाइफ्लैजेलेट ज़ूस्पोर्स से होता है और पियर शेप होते हैं इसके। कौन? अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला होंगे इसमें, इसके जो स्पोर्स हैं, ठीक है। पॉइंट पकड़ लीजिएगा, यही क्वेश्चन में ही अभी पूछा गया, यही सारे पॉइंट थे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसो एनाइसो ऊ तीनों तरीके से होता है, वहां जबकि कह रहा था सिर्फ ऊ गेमस टाइप का होता है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल एक्टो डिक्टो लेमी और सार्गासम, एक्टो डिक्टो लेमी सार्गासम और फ्यूकस, ठीक है। एक्टोकार्पस, डिक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, सार्गासम और फ्यूकस। लेमिनेरिया का दूसरा एक काम यूजफुल क्या है? ये लेमिनेरिया आयोडीन, आयोडीन मिलता है, वेरी गुड। अच्छा सर एक और बात बताइए, ब्रोमीन अभी आगे आएगा। नहीं ब्रोमीन मैंने पूछा, मैं ये पूछ रहा, ये ज्यादातर ब्राउन एल्गी ही खाए जाते हैं 70%। रोडोफाइसी की बात करते हैं। रेड एल्गी, जो रेड एल्गी है वो कौन है? वो आपके सबसे डीप में रहेंगे और इसमें जो पिगमेंट है R5 और R5 को एरिथ्रिन, यहाँ एरिथ्रिन दिया हुआ है तो एरिथ्रिन याद रखिएगा। R5 को एरिथ्रिन मिलता है, ये रेड कलर देता है। डीप सी में सबसे गहराई में ये मिलेंगे आपको और ये प्योरली मरीन होते हैं। एरिथ्रिन रेड होता है, ठीक है, ब्लू, यस, पूरी मरीन, ये मरीन प्योरली मरीन होते हैं, ठीक है। और कुछ खास बात है इसकी, सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन, या इसका जो फूड फ्लोरिडियन स्टार्च, ये हमारे पेपर में भी आ चुका है, टीजीटी के पेपर में आया। फ्लोरिडियन स्टार्च जो होता है इसका रिजर्व फूड मटेरियल होता है। एक बार पॉलिटेक्निक का दिया था पेपर तो उसमें भी आ चुका है, रिजर्व फूड मटेरियल फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। एनसीईआरटी की जो टेबल है उसमें आपको सब दिख जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल गैमेट्स के थ्रू होता है। अच्छा सर, ठीक है, बस यहाँ पे आपको ये टेबल दिख रही है और इस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, प्रियोफाइसी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी। मेजर पिगमेंट की बात करी जाए तो ए बी, ए सी और ए डी, और इसमें फ्यूकोजेंथिन और फाइकोस एरिथ्रिन, ठीक है। अब इसमें स्टोर फूड की बात करी जाए, इसमें स्टार्च होता है, लेमिनेरिन, मेटॉल और फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। इसकी सेल वॉल सेलुलोज की होती है, सेलुलोज के साथ एल्जिन, और इसके बाद पैक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर्स की भी बनी हो सकती है। फ्लैजिला की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको 2 से 8 मिल सकते हैं, यहाँ 2 अनइक्वल मिल जाएंगे और यहाँ तो फ्लैजिला होता ही नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ठीक है। हैबिटेट की बात करी जाए तो वो तो सभी लगभग एक से ऊपर का भी क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ मोस्टली सॉल्ट वाटर में रहेंगे, मरीन में रहेंगे। तो अभी इसके ऊपर का भी अभी आया नहीं लेकिन पूछा जा सकता है, ठीक है। चल यहाँ पे इसके एग्जाम्पल दे दिए हैं इन्होंने, पी स्क्वायर जी स्क्वायर, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया और ग्रेसिलेरिया और जेरिडियम, ठीक है। आपके पूरा हमने जितना भी एल्गी का पोर्शन था ना प्लांट का, वो सारा कवर कर दिया। अब अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस आ जाते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन था, इसका आंसर करेक्ट क्या जा रहा है? फोर्थ वाला, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर जा रहा है, यानी ए सी डी ई। ये नहीं होता है, सिर्फ वो कह रहा है सिर्फ ऊ गैमस टाइप होता है, नहीं, आइसो एनाइसो ऊ गैमस तीन होता है फियोफाइसी में, ठीक। आ गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 39, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। सिट्रिक एसिड हमारा वो करता है, देखिए ये पिछला अगर हम देखें तो उसमें बहुत सारी बातें हम लोगों ने करी। 25 वाले सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसे हम TCA साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या इसी का दूसरा नाम है क्रिप्स साइकिल, ठीक है। किसमें होता है? क्रिप्स साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में इसके बाद ग्लाइकोलिसिस की बात, इसका दूसरा नाम क्या होता है ग्लाइकोलिसिस का?
एम्बेडेड वेयरहाउस EMP pathway. ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, ईएमपी पाथवे, एम्बेडेड वेयरहाउस और पार्ट्स पाथवे भी बोलते हैं। 10 स्टेप का फर्स्ट है बी का। और ये आपको साइटोप्लाज्म में देखने को मिलती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में मिलती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फोर्थ है इनर मेम्ब्रेन। अब इसमें जरा आप बताइए कॉम्प्लेक्सेस कितने होते हैं? 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। पहले कॉम्प्लेक्स का नाम हमारा एनएडी NAD रिडक्टेज, NAD रिडक्टेज। सेकंड में हो गया साइटोप्लाज्म बी सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। अच्छा वो सिर्फ वैसे मैं बता रहा हूँ कैसे नहीं फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, थर्ड साइटोक्रोम बीसी और फोर्थ हो गया साइटोक्रोम बीसी फर्स्ट। और नीचे सबसे लास्ट में जो हो गया वो हो गया एफ वाला एटीपी सिंथेज। नहीं, एक लास्ट में तुमने थर्ड वाला BC फर्स्ट है, फोर्थ वाला गलत बोले हो। फोर्थ जो है आपका साइटोक्रोम CF करके कुछ है, साइटोक्रोम C है। ये है साइट। तो फर्स्ट वाला आपका हो गया कौन सा? फर्स्ट वाला कौन सा कॉम्प्लेक्स है? NAD रिडक्टेज, डिहाइड्रोजनेज। हाँ NAD डिहाइड्रोजनेज, डिहाइड्रोजनेज। फिर सक्सिनेट सेकंड वाला कौन सा है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। तीसरा वाला कौन सा है? साइटोक्रोम BC1। और चौथा कौन सा है? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। और जो पांचवा है वो कौन है? ATP सिंथेज। ATP सिंथेज, ठीक साइटोक्रोम है। ये हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कॉम्प्लेक्सेस हैं। प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ बनता है? तो इनर मेम्ब्रेन स्पेस में बनता है। अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे ये परमिएबल होगा, तभी तो इसमें से हाइड्रोजन आयन अंदर रिलीज होंगे। तो ये हमारा मिल गया, पूरी मैचिंग हो गई। अच्छा एक प्रोटॉन ग्रेडियंट है, एक प्रोटॉन में साइटोप्लाज्म में मिलता है, साइटोप्लाज्म में नहीं नहीं, मिलता है, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकॉइड में मिलता है, ल्यूमेन में, हाँ। ठीक है, वहां पे भी मिलता है। ठीक है, चल ये सब हो गया। पूरा लिखना चाहिए ना लिखना चाहिए? कीमोऑस्मोसिस हाइपोथेसिस। अब आते हैं केमिया। हाँ वो केमिया आपको देखा, इसका आंसर क्या जाएगा? थर्ड सिट्रिक एसिड साइकिल आपका Third क्या है? Third। फर्स्ट का सेकंड यही है, ठीक है। चल नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, चलिए जल्दी से देखते हैं। कह रहे हैं स्टेटमेंट 1 है, इन C3 प्लांट सम O2 बाइंड्स टू रुबिस्को, हेंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज्ड। C3 प्लांट में रुबिस्को के साथ में कुछ O2 बाइंड हो जाती है, इसलिए CO2 फिक्सेशन जो है वो डिक्रीज कर जाता है। इसे कहते हैं क्या है? फोटो रेस्पिरेशन कह देते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये। C4 प्लांट मेसोफिल सेल्स शो वेरी लिटिल, बिल्कुल गलत है। बंडल शीथ में फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए तो C4 प्लांट आए थे और उसमें बंडल शीथ बनाई थी हमने, ठीक है। वो कह रहा है कि मेसोफिल सेल्स में फोटो रेस्पिरेशन होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। शीट डू नॉट शो, क्योंकि इसकी जो मेसोफिल सेल्स होती है वहां PEP मिलता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट मिलता है, और रुबिस्को मिलता ही नहीं है। तो जब रुबिस्को नहीं है तो कैसे होगा? तो ये पॉइंट हो गया। और रुबिस्को बंडल शीट में होता, इसमें लिखा हो बंडल शीट में कुछ है ही नहीं। वो कह रहा बंडल शीट में होगा, तो वो तो गलत हो गई बात। तो दूसरा ऑप्शन गलत, पहला वाला सही, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला जो फेज है इस वीडियो की 40 तक के क्वेश्चंस यानी 20 क्वेश्चन लोगों ने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट 141 से हम सब 140 ये कहा 140 है ना? हाँ 141 से 4 है, आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाता है? फर्स्ट इज ट्रू और सेकंड फॉल है, ठीक है। चल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो पे आ जाते हैं।